ये स्टोरी 50 कमेंट्स और 300 लाइक्स के बाद हाई कंटिन्यू होगा। मौत और आरंभ। अंडरग्राउंड, जिसे काली दुनिया के नाम से जाना जाता है, जहां हर तरह के गैरकानूनी काम होते हैं। एक समुद्री जहाज में एक लड़की इस वक्त शिप के किनारे खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे नशा किया हो, और उसके शरीर पर जगह जगह गहरी चोटें थी। खून भी रिस रहा था। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी हेजल कलर की आंखें बेहद खूबसूरत थी, पर अब वो आंखें अंगारे बरसा रही थी। वो मुश्किल से उस शिप की रेलिंग से टिककर अपने सामने खड़े लोगों को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी मौत के घाट उतार देना चाहती हो। वही उसके सामने खड़े लोग उस लड़की को देखकर शैतानों की तरह मुस्कुरा रहे थे। वो दो लोग थे, एक आदमी और एक औरत। वो लड़की उस आदमी को देखकर पूछती है, क्यों? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तो वो आदमी कहता है, क्योंकि मुझे यहां का किंग बनना था, और ये तभी मुमकिन होगा जब तुम मर जाओगी। ये सुनकर उस लड़की के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि शायद वो जानती थी कि उस आदमी का जवाब यही होगा। वही उस आदमी के पास खड़ी औरत उस आदमी के चेस्ट को मसलते हुए कहती है, ओ डार्लिंग, ये सब जल्दी खत्म करो, अब मुझे सब्र नहीं हो रहा। तो वो आदमी भी अब थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। वो उसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है, बस कुछ देर और, अब हम पूरी रसिया में अमीर बन जाएंगे। तो उस औरत की आंखों में भी लालच साफ साफ दिखाई देने लगा। वो आदमी उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, तुम भी तुम्हारे माँ बाप की तरह 4 साल पहले ही मर जानी चाहिए थी। बेचारे कैसी मौत मरे थे। इतना कहकर किसी शैतान की तरह हंसने लगा। अब वो लड़की हैरान हो गई। उसे नहीं लगा था कि जो गद्दार वो ढूंढ रही थी, जो उसके मॉम डैड के कातिल थे, वो उसका खुद का चाचू है। अब अपनी आंखों में बेहिसाब नफरत लाते हुए वो कहती है, तुम एहसान फरामोश कुत्ते, मेरे दादू ने तुम पर दया खाकर तुम्हें हमारे परिवार में लाया था, और तुमने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। मेरे मॉम डैड ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था? तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा था, फिर भी तुमने उन्हें क्यों मारा? तो वो आदमी शैतानों की तरह हंसते हुए कहता है, क्योंकि हमेशा उसे मुझसे ज्यादा मिल रहा था, चाहे चीज हो या कुछ और। अंडरवर्ल्ड का किंग मुझे बनना था, पर वो बन गया। हमेशा उससे ही मुझे कम मिला, इसलिए उसे अपने रास्ते से हटा दिया। तुम्हें और तुम्हारी मां को भी उसी के साथ भेजना चाहता था। तुम्हारी मां तो चली गई, पर तुम बच गई थी। पर आज तुम्हारी हालत भी वैसे ही होगी जैसे तुम्हारे बाप की हुई थी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अब वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपने सारे हिम्मत को जोड़कर अपने बगल में खड़े उस आदमी के गार्ड के हाथ से गन छीनकर उस आदमी के ऊपर चला दी, पर उसका निशाना छूट गया। गोली सिर्फ उस आदमी के बाजू को चीरते हुए दीवार से लगी। उसे ऐसा करते देख वो आदमी बहुत गुस्सा हो गया। अब वो कहता है, बस तुम्हें अलविदा कहने का वक्त आ गया। अब तुम भी जाओगी तुम्हारे बाप के पास। इतना कहकर वो हंसते हुए उस लड़की के ऊपर गोली चला देता है। गोली सीधा जाकर उस लड़की के दिल के पास लगती है, और वो फोर्स की वजह से, शिप के किनारे खड़े होने की वजह से समुद्र में गिर जाती है। अब वो लड़की समुद्र में गिर गई थी। उसके आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक रील की तरह चल रही थी। उसकी आंखों के सामने 4 साल के बच्चे की खिलखिलाहट, 5 साल की बच्ची का अपने माँ बाप से दूर होकर रोना, 8 साल के बच्चे को कटिंग से कटिंग ट्रेनिंग देना, 18 साल की लड़की का आग लगे घर के बाहर बैठकर रोना, फिर उस लड़की का एक बारहम क्वीन बनना। ये सब कुछ याद आ रहा था। वो अपने मन में कहती है, अगर मुझे एक और मौका मिला तो अपने कातिलों से जरूर बदला लूंगी। ये कहते वक्त उसकी आंखों में बेशुमार नफरत थी, पर उसकी इस जिंदगी में एक ही इच्छा अधूरी रह गई थी। उसके पास सब कुछ था सिवाय प्यार के। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और समुद्र में डूबती चली जाती है।
भले ही उसके पास माँ बाप थे, पर जब वो 5 साल की थी तभी से उसे वो प्यार नसीब ही नहीं हुआ। अंडरवर्ल्ड की ट्रेनिंग लेने की वजह से उसे कभी प्यार नसीब नहीं हुआ। शायद इसी वजह से उसके इमोशंस धीरे धीरे खत्म होते गए। फिर जब वो प्यार पाने के लिए लौटी, जब उसने ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसी वक्त उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया। अब तक तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, ये लड़की कोई और नहीं, हमारी कहानी की नायिका किया रोमन है, जो रशियन अंडरवर्ल्ड के किंग की इकलौती बेटी है। अब किया रोमन का अंत हो गया। ये कह सकते हैं कि उसका आरंभ होने वाला है। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए इस कहानी के साथ जुड़े रहिए। शौक और एक नई जिंदगी। ब्रिटेन के एक अस्पताल में इस वक्त हर तरफ अफरातफरी मची हुई थी। एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी, उसे गंभीर चोटें आई थी। बहुत से डॉक्टर वहां खड़े थे और उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लड़की की वाइटल्स बहुत तेजी से गिर रही थी, जिसे देखकर सब लोग घबरा गए। तभी एक बीप की आवाज के साथ मॉनिटर स्क्रीन पर सीधी लाइन दिखाई देने लगी। ये देखकर सब लोग निराश हो गए। उनमें से एक डॉक्टर ने कहा, "एट लास्ट वी लॉस्ट अ रियल जेम।" इतना कहकर वो निराश हो गया और उसकी आंखें भी नम हो गई। अब पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया था। सभी डॉक्टर अपना सर झुकाए खड़े थे। तभी मॉनिटर फिर से बीप करने लगा और वो लड़की एक गहरी सांस के साथ बेड पर उछल पड़ी। ये देखकर सब लोग चौंक गए। आगे खड़ा डॉक्टर तुरंत उसकी जांच करने लगा। धीरे धीरे लड़की की कंडीशन स्टेबल होने लगी। कमरे में खड़े सभी डॉक्टर और नर्स खुश हो गए। डॉक्टर सबको देखकर बोला, "अब इसकी कंडीशन स्टेबल है, इसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दो।" इतना कहकर वो बाहर चला गया। बाहर बहुत लोग खड़े थे। कुछ लोग परेशान थे तो कुछ की आंखों में आंसू थे। जैसे ही डॉक्टर बाहर आया, एक आदमी उसके पास जाकर जल्दी से बोला, "अखिल, हाउ इज माई डॉटर?" एक और लड़का बोला, "हाउ इज माई प्रिंसेस?" डॉक्टर अखिल उन्हें रिलैक्स करते हुए बोला, "आप लोग रिलैक्स हो जाइए, आपकी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है।" वहां बैठी एक औरत, जिसकी हालत रो रो कर बहुत खराब हो गई थी, बोली, "क्या सच में मेरी बेटी ठीक है?" डॉक्टर अखिल बोला, "सच में कायनात अब ठीक है, यशोदा।" ये सुनकर औरत ने चैन की सांस ली, वरना अब तक अपनी बेटी के ऐसे हालात देखकर उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वहीं खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा, "क्या हम उसे देख सकते हैं?" डॉक्टर अखिल बोला, "नहीं, अभी नहीं। अभी हम उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, तब जाकर आप देख सकते हो।" सब लोगों ने सिर हिला दिया। कुछ वक्त बाद उस लड़की को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। धीरे धीरे उसे होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। अचानक तेज रोशनी आंखों पर पड़ने से वो ठीक से आंखें नहीं खोल पा रही थी। कुछ मशक्कत के बाद उसने आंखें खोली और देखा कि वो अस्पताल के वार्ड में है। ये देखकर वो चौंक गई। वो धीरे से उठने की कोशिश करने लगी और जैसे तैसे उठ गई। उसने अपने हाथ से ड्रिप निकाल दी और सिर पकड़ते हुए मन ही मन बोली, "मैं यहां क्या कर रही हूं? मैं तो मर गई थी ना, मैं तो समंदर में थी, तो यहां कैसे आ गई?" इतना सोचते सोचते उसका सिर दर्द करने लगा। वो धीरे धीरे बेड से उतरी और साइड में बने वॉशरूम में चली गई। उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके वो अंदर पहुंची। उसने टैप ऑन किया और सबसे पहले अपना चेहरा धोया, क्योंकि उसे चक्कर आ रहा था। फिर गहरी सांस लेकर खुद को आईने में देखा। अगले ही पल वो चौंक गई। वो अपना चेहरा छूते हुए बोली, "ये मैं कौन हूं? मैं ऐसे क्यों दिख रही हूं? ये लड़की कौन है? ये सब क्या हो रहा है?" अब वो परेशान हो गई थी। तभी उसे आईने में अपने पीछे एक आकृति दिखाई दी। ये देखकर वो डर गई, क्योंकि वो आकृति उसी शख्स की थी जिसकी बॉडी में वह थी। वो आकृति बोली, "ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे बॉडी में और तुम मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रही हो? ये सब क्या है?" तभी वो आकृति, जो असल में वही लड़की थी जिसका नाम कायनात रीचर था,
बोली, हाँ, अब तुम जिस बॉडी में हो वो मेरी है। मैं मर चुकी हूं। मेरे मरने के बाद तुम्हारी रूह मेरी बॉडी में आई है। मैं एक श्रापित आत्मा हूं जो इस धरती पर जन्मी थी अपने श्राप को पूरा करने के लिए। अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई और यहां से तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई। अब से तुम कियारा रोमन नहीं बल्कि कायनात रीचर हो। लड़की जो कोई और नहीं बल्कि कियारा थी बोली, क्या मेरा रिबॉर्न हुआ है? पर यह मेरी जिंदगी नहीं है। मैं इसे कैसे अपना सकती हूं? आत्मा बोली, नहीं, जो तुम्हारा है अब वो तुम्हें मिल गया। मेरी तरह तुम भी एक श्रापित आत्मा हो। पिछले जन्म में तुम प्यार के लिए तरसी हो, अपनापन के लिए तरसी हो, अकेलेपन का सामना किया है और आखिरकार तुम मर गई। तुम्हारी आत्मा को श्राप से मुक्ति मिल गई थी। अब ये जिंदगी तुम्हारी है। जो रिश्ते तुम्हें मिलेंगे वो भी तुम्हारे होंगे। उनके साथ जुड़े इमोशंस भी सिर्फ तुम्हारे होंगे। अब से तुम कायनात रीचर हो। तुम्हारे इस जीवन में भी बहुत सी मुश्किलें होंगी जिनका सामना तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें अब कुछ शक्तियां भी मिलेंगी जो तुम्हारे शरीर में 5 तत्वों के समय होंगी। ये शक्तियां सिर्फ तुम्हें जीने की शक्ति देंगी, लेकिन तुम इसके बारे में किसी से भी नहीं बता सकती। अगर किसी को पता चला तो तुम्हारी जिंदगी के साथ तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। अब से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो गई है कायनात। मेरा जाने का वक्त हो गया है। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई। इसी के साथ कियारा का सिर दर्द करने लगा। उसने अपनी आंखें कसकर भींच ली और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसके दिमाग में कायनात की सारी यादें फ्लैश होने लगी। गाइस, मैंने देखा कि आपको मेरी व्हाट्सएप चैनल नहीं मिल रही है और लिंक ओपन नहीं हो रही है। आप चैनल के नाम से भी ट्राई कर सकते हो, जो कि बटरफ्लाई लिविंग इन फैंटेसी। अगर आपको फिर भी ओपन नहीं हो रही है तो मैं चार्ट रूम में भी लिंक अपलोड किया है, वहां लिंक काम कर रही है। अगर आपके कुछ समस्या है तो आप चैटर में पूछ सकती है। मैं देर से ही सही पर रोज जवाब जरूर दूंगी। और मिस्टीरियस बीइंग रिबॉर्न की तरह इस कहानी को भी प्यार दीजिए। इंट्रोडक्शन। किया रोमन ये रसिया के एक रॉयल फैमिली की बेटी है जो अंडरवर्ल्ड पर राज करती है। इसके पापा अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, जिनकी परमिशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। किया रोमन बहुत खूबसूरत लड़की है। इसकी हेजल आईज, जिनमें कभी इमोशंस नहीं होते, पर हर कोई उन आंखों से आकर्षित हो जाता है। ये जब 5 साल की थी, उसके डैड ने उसे अंडरवर्ल्ड की क्वीन बनने की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था। तब से इसे कभी प्यार नहीं मिला। जब वो 18 साल की हुई और अपनी ट्रेनिंग पूरी करके सबके पास आई, तो उसका परिवार उससे दूर हो गया। फिर वो एक बेरहम क्वीन बन गई। एवर रोमन ये किया के पिता है, जो कि अंडरवर्ल्ड के किंग है। इन्होंने एक इंडियन लड़की से शादी की है, जो उनके डैड के इंडियन दोस्त की बेटी थी। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और अपनी बेटी से भी, क्योंकि वह उनकी इकलौती बेटी थी। पर अपने दिल पर पत्थर रखकर दुश्मनों से दूर रखने के लिए अपनी बेटी को ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ा। रिया रोमन ये किया की मां है। ये एक इंडियन है। ये बहुत खूबसूरत, शांत और सुलझी हुई औरत है। ये अपने डैड के कहने पर उनके दोस्त के बेटे से शादी की, पर वक्त के साथ एवा से धीरे धीरे प्यार हो गया। वो अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करती है। वो किया के ट्रेनिंग पर जाने के फैसले की सख्त खिलाफ थी, पर आखिरकार अपनी बेटी की रक्षा के लिए अपने पति की बात मानकर उसे ट्रेनिंग के लिए जाने दिया। कायनात की फैमिली। रिचर्ड विलियम ये ब्रिटेन के एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और कायनात के दादाजी हैं। जब ये जवान थे तब कुछ काम के लिए इंडिया गए थे और वही इन्हें उनकी वाइफ से प्यार हो गया और इन्होंने उनसे शादी भी की। ये अपने वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। इनके एक बेटा और एक बेटी है। ये पहले रिचर्ड का बिजनेस एम्पायर संभालते थे। अब वो अपनी पत्नी के साथ अपना बुढ़ापा एंजॉय कर रहे हैं। भले ही वो बूढ़े हो गए हों, पर आज भी बहुत हैंडसम लगते हैं। इंदिरा विलियम्स रिचर्ड ये एक इंडियन है और ओरिजिनल राजस्थान से बिलोंग करती है। इन्हें विलियम से प्यार हो गया और इन्होंने उनसे शादी कर ली।
ये अपने पति और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, खास करके अपनी प्यारी पोती कायनात से। ये एक इंस्टीट्यूट चलाती है। इन्हें अपने देश से बहुत प्यार है। भले ही वो अपने देश से दूर थी, पर उन्होंने अपने संस्कार कभी नहीं भूले। भले ही वो जमाने की तरह मॉडर्न जिंदगी में घुल मिल गई हो, पर उन्होंने अपनी पुरानी संस्कृति कभी नहीं भूली। वो अपने बेटे के लिए भी एक इंडियन बहू ही लाई थी। एल्बर्ट रिचर्ड, ये विलियम और इंदिरा जी के बेटे हैं। ये दिखने में थोड़ा इंडियन और थोड़ा ब्रिटिश लगते हैं, मतलब दोनों का मिक्स है। इन्हें इंदिरा जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ये अब रिचर्ड एम्पायर को अपने बेटे के साथ संभाल रहे हैं। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, खास करके अपनी बीवी और बच्चों से। कायनात में इनकी जान बसती है। ऋषि का एल्बर्ट रिचर्ड, ये अल्बर्ट रिचर्ड की बीवी है। ये एक इंडियन है और अपने देश से बहुत प्यार करती है। ये भी अपनी सासू मां की तरह अपने देश के संस्कार का पालन करती है। इनके 2 बच्चे हैं। जेम्स रिचर्ड, ये अल्बर्ट और ऋषिका जी के बेटे हैं। ये दिखने में बहुत हैंडसम है। इन्हें अपने पापा से विरासत में ग्रे आईज मिली है। ये अब अपने पापा के साथ रिचर्ड का बिजनेस संभाल रहे हैं। ये सबसे ज्यादा अपनी बहन से प्यार करते हैं। कायनात रिचर्ड, ये दिखने में बेहद खूबसूरत है। गोरी स्किन, एकदम दूध जैसी, 5'7" की हाइट। जब भी हंसती है तो गालों पर डिंपल पड़ते हैं। इसके ब्लू और ग्रे मिक्स आंखें और चेरी की तरह फ्लफी रेड लिप्स। कुल मिलाकर ये बहुत मासूम और प्यारी दिखती है। खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी है। इसकी आईक्यू लेवल बहुत हाई है। अपनी हाई आईक्यू और इंटेलिजेंस की वजह से 17 साल की उम्र में ही मेडिकल के लास्ट ईयर में पहुंच गई। साथ ही बिजनेस मैनेजमेंट में भी मास्टर हासिल किया। पर यह बहुत ज्यादा शरारती है और किए बिना इसके दिन नहीं गुजरते। अब इसकी बॉडी में किया आ गई। अब भविष्य में किया की भी आदतें और हरकतें बिल्कुल कायनात की तरह ही होंगी। कायनात के दोस्त, कायनात के 4 दोस्त हैं जो उसके साथ बचपन से थे। 3 लड़कियां और 1 लड़का। यूनिवर्सिटी में भी उसके कुछ दोस्त बने। कुछ तो अच्छे निकले पर बाकी गद्दार। एलेना, एमिली और लिया, ये उसके बचपन की दोस्त है। एदेन अलीना कब आया, उससे 3 मिनट ही बड़ा था। वह दोनों जुड़वा थे और कायनात के बचपन के दोस्त भी थे। यूनिवर्सिटी में उसके 4 दोस्त बने, आइवर, रक्षा, बेला और जैक। आइवर और रक्षा बहुत अच्छे थे। रक्षा तो उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी, पर बेला और जैक हमेशा उससे और उसकी कामयाबी से जलते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि कायनात रिचर्ड की प्रिंसेस है। कायनात ने किसी को भी नहीं बताया था, इसलिए वो लोग उसे कुछ गरीब समझते थे। वो लोग प्लान बनाकर कायनात की मासूमियत का फायदा उठाते हैं। पहले उसकी एक्सपेरिमेंट की थीसिस चुराते हैं, फिर कायनात को जूस में कुछ पिलाकर छत से नीचे फेंक देते हैं, जिसे देखकर सबको लगा कि उसने सुसाइड किया है। यही वो वक्त था जब असली कायनात मर गई और उसकी बॉडी में किया आ गई। फैमिली का प्यार। अब किया को कायनात के सभी यादें मिल जाती है। उसे जैक और बेला पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे अच्छा लगा कि कायनात भी बहुत इंटेलिजेंट थी। उसे हल्का जलन हुआ कि कायनात की कितनी अच्छी फैमिली है, पर वो बहुत खुश थी कि अब वो फैमिली उसकी है। एब्यूज भी कोई प्यार करने वाला मिलेगा। इतना सोचकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी कोई वॉशरूम का दरवाजा लॉक करता है। वो अपनी आंखें पोंछकर एक और बार अपने फेस को वॉश करके दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर नर्स खड़ी थी। वो नर्स कायनात को देखकर पूछती है, मैम, आप बेड से क्यों उठीं? अभी आपकी हालत ठीक नहीं है। तो कायनात कहती है, मुझे दर्द भारी लग रहा था तो मैं फेस को वॉश करने गई थी। तो नर्स कहती है, अब जाकर लेट जाइए, मैं आपका फिर से ड्रिप लगा देती हूं। तो कायनात हमेशा की तरह सिर हिला देती है और वहां जाकर लेट जाती है। नर्स उसे फिर से ड्रिप लगा देती है। अब से हम किया को कायनात कहेंगे। अब कायनात की आंखें भारी होने लगी। दवा की वजह से और कुछ थकान की वजह से
वो फिर से सो गई। उसके सोने के बाद ही दरवाजे खोलकर बाहर खड़े लोग अंदर आ जाते हैं। कायनात के ऐसे हालात देखकर उन सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक औरत उसके पास जाकर वहां पड़ी कुर्सी पर बैठती है। वो कायनात के चेहरे को छूकर अपने रूहानी आवाज में कहती है, हाय मेरी बच्ची, ये कैसे हालात हो गए। वो रोते हुए कहती है, कायू, अपनी आंखें खोलो बच्चा, देखो तुम्हारी मां आई है। पर कायनात अभी गहरी नींद में थी। तभी उस औरत के पास एक आदमी आकर खड़े हो जाते हैं। वो उसे कंधों से पकड़कर संभालते हुए कहते हैं, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है ऋषु, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। ये दोनों कोई और नहीं, ऋषिका और अल्बर्ट थे। तभी उनके पास विलियम्स, इंदिरा और जेम्स भी आ जाते हैं। उनकी आंखों में भी कायनात के ऐसे हालात देखकर आंसू थे। कायनात उन सबकी आंखों का तारा थी और आज बेजान हुई पड़ी थी। वही अपने आसपास इतना शोर शराबा सुनकर कायनात, जो अभी अभी सोई थी, वो अब धीरे धीरे उठने लगती है। जेम्स जब अपनी प्रिंसेस को उठते देखता है तो उसके पास दूसरी तरफ से चला जाता है। वो उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, प्रिंसेस, आप उठ गई। आपने हमें डरा दिया था। मुझे पल भर को लगा कि मैंने आपको खो दिया है। वही कायनात अपनी खूबसूरत आंखों से टुकुर टुकुर जेम्स को देख रही थी। उसे पता चल गया कि ये उसका भाई है और वो उसकी कितनी फिक्र करता है। ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई। अब ऋषिका जी भी उससे कहती है, हाँ बच्चा, हमारे तो जान निकल रही थी तुम्हारे ऐसे हालात देखकर। अब कायनात की आंखों में भी आंसू आ गए। वो कहती है, सॉरी भैयू, सॉरी मम्मा, अब कायनात आप सबको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। उसकी बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। अल्बर्ट उसके पास जाकर उसके सिर को सहलाते हुए कहते हैं, अब खुश और हेल्दी रहो बच्चा, वही हमारे लिए सब कुछ है। अगर तुम्हें एक खरोंच भी आए तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो कायनात मुस्कुराते हुए कहती है, ओके डैड। तभी वहां खड़ी नर्स कहती है, अभी मेम को रेस्ट करने की बहुत जरूरत है, आप लोग कुछ वक्त बाद आइए। तो सब लोग हां में सिर हिला देते हैं। पर ऋषिका जी मन करते हुए कहती है, मैं यही रहूंगी अपने बच्चे के पास। तो अल्बर्ट उसे समझाते हुए कहते हैं, नहीं ऋषि, प्रिंसेस को रेस्ट करना है, हम बाद में आएंगे और तुम भी फ्रेश होकर आ जाना, हम कल रात से यही है। तो कायनात भी कहती है, हाँ मां, कायनात यही है, आप फ्रेश होकर कुछ वक्त रेस्ट करके आना, नर्स है ना, मुझे ध्यान रख लेगी। तो ऋषिका जी भी मान जाती है। अब सब लोग वहां से चले जाते हैं। कायनात फिर रेस्ट करने लगती है। शाम का समय था। उसके वार्ड का ढोर धड़ाम की आवाज के साथ खुलता है और एक लड़का और एक लड़की अंदर आते हैं। अभी कायनात उठ ही रही थी। जब वो इतनी तेज आवाज सुनती है तो उस तरफ देखती है। वो उन दोनों को देखकर कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही। वो लड़की जाकर उसको कसकर गले लगा लेती है और रोने लगती है। कायनात अभी भी शॉक थी, पर लड़की की रोने की आवाज सुनकर वो उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहती है, रक्षुदी, आप शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो रक्षा उससे अलग होकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं बहुत डर गई थी कायू। तभी वार्ड में डॉक्टर अखिल भी आते हैं, क्योंकि और कोई नहीं, रक्षा के डैड ही थे। वो अंदर जाकर रक्षा को सहलाते हुए कहते हैं, कायना, तुम सच में ठीक हो न रक्षु? इवोर कायनात से पूछता है, कायू, तुम उस छत से कैसे गिरी? तो रक्षा उसके बोले गए वाक्य को ठीक करते हुए कहती है, गिरा नहीं, गिरी हो, वो लड़की है। तो इवोर कहता है, हां, वही वही वही। उसके सवाल सुनकर कायनात थोड़ी सीरियस हो जाती है और कहती है, मैं गिरी नहीं, मुझे धक्का दिया गया है। दोनों शॉक हो जाते हैं। रक्षा पूछती है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि तुम्हें धक्का दे? मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं। तो कायनात उसे शांत करते हुए कहती है, रिलैक्स दी, मैंने उनके लिए कुछ और ही प्लान करके रखा है। एक हफ्ते बाद हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी है, मैं भी आऊंगी अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है।
आज वो तीनों को कायनात कुछ बदली बदली सी लगी, पर वो लोग इस बदलाव को इतना सीरियस नहीं लिया। गाइस, मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को मेरे कहानी पसंद आए। ग्रेजुएशन सेरेमनी। अब अखिल जी कायनात को रेस्ट करने को कहकर रक्षा और आइव को बाहर आने को कहते हैं। फिर वो तीनों बाहर चले जाते हैं। अब कायनात कुछ सोचते हुए अपने मन में कहती है, मैं कायनात का बदला जरूर लूंगी, और ये अब मेरी जिंदगी है, और ये मेरे रिश्ते, मैं इन्हें अच्छे से संभालूंगी। फिर बेला और जैक को याद करते हुए अपने मन में कहती है, जितना एंजॉय करना है उतना एंजॉय कर लो। अब तुम सबके पास सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, उसके बाद वही होगा जो मैं चाहूंगी। और वो एक डेविल स्माइल करने लगती है, फिर अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और कायनात को पता ही नहीं चला कि एक हफ्ता कैसे निकल गया। इस हफ्ते में वो बहुत खुश थी। उसने अपने पिछले जन्म के 22 साल के गम को इस एक हफ्ते में मिले प्यार से भुला दिया था। रोज कोई न कोई उससे मिलने आता था। रिश्ता जी तो हमेशा उसके पास रहती थी और उसकी बहुत केयर करती थी। कायनात को रिश्ता जी का ममता पाकर अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस हो रहा था। जेम्स और उसके बीच कभी कभी नोकझोंक भी होती रहती थी। इंदिरा जी और विलियम दादाजी भी उससे बहुत प्यार करते थे। अब वो भी धीरे धीरे उन सब में घुल मिल गई थी। हमेशा बिना एक्सप्रेशंस के रहने वाली किया अब खुलकर बात करने लगी थी। ऐसा नहीं था कि किया मासूम नहीं थी। किया को कभी प्यार नहीं मिला सिवाय एक कठिन ट्रेनिंग के। जब वक्त गुजरता गया और वो बड़ी होती गई तो उसे ये भी भूल गया कि प्यार कैसा होता है। प्यार न मिल पाने की वजह से उसके काम ही इमोशंस शो होते थे। उसे अपने इमोशंस दिखाना नहीं आता था। फिर उसके मॉम डैड की डेथ ने उसे अंदर से तोड़ दिया, इसलिए वो एक बेरहम क्वीन बन गई। पर उस बेरहम क्वीन के पीछे एक मासूम लड़की भी छुपी हुई थी, जो आज कायनात बनने के बाद धीरे धीरे बाहर आ रही थी। अब एक हफ्ता गुजर गया। आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी रखी गई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आज यहां बहुत चहल पहल थी। यहां बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ बहुत सारे बिजनेसमैन भी आए हुए थे। यहां जो बैच ग्रेजुएट हो रहा था वो बहुत खुश था। आज फाइनली उन्हें ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मिलने वाली थी, साथ ही कुछ को ऑनर भी। ये 1 साल पहले का कंपटीशन था, जिसमें एक इनोवेटिव आइडिया से एक इन्वेंशन करके दिखाना था, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, पर उसे पूरी आजादी थी। कायनात ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, पर उसकी मेहनत को बेला और जैक अपने नाम करना चाहते थे। पर उन्हें नहीं पता था कि आज उन्हें अवार्ड और ऑनर नहीं, बल्कि लोगों की गालियां और साथ ही मौत मिलने वाली है। फंक्शन स्टार्ट हो गया था। सभी गेस्ट भी आ चुके थे। होस्ट धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स को, जो आज ग्रेजुएट होने वाले थे, स्टेज पर बुला रहा था और उन्हें चीफ गेस्ट से डिग्री दिलवाई जा रही थी। उसके बाद बारी आई कुछ और कैपिटेशंस की, जो मेन कंपटीशन से अलग थे। उस कंपटीशन के अलावा भी कुछ और कंपटीशन में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे। उन्हें भी सर्टिफिकेट और अवार्ड दिए गए, जिनमें रक्षा और आइव भी मौजूद थे। अखिल जी भी चीफ गेस्ट में एक थे। उन्हें अपनी बेटी की कामयाबी देखकर गर्व हो रहा था। रक्षा भी अपने पापा से अवार्ड लेकर बहुत खुश थी। अवार्ड लेने के बाद रक्षा और आइवा बार बार ऑडिटोरियम के एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे, क्योंकि कायनात अभी तक नहीं आई थी। अब बारी आई असली कंपटीशन की, जिसमें कायनात ने पार्टिसिपेट किया था। अब होस्ट माइक पर कहता है, अब बारी आई है जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे, इस साल की अद्भुत इन्वेंशन का अवार्ड देने की। एंड द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू मिस्टर जैक लॉकवुड एंड मिस बेला वॉल्टन। गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इतना कहकर वो क्लैप करने लगता है और उसके साथ पूरी ऑडिटोरियम भी क्लैप करने लगती है। अब जैक और बेला एक घमंडी स्माइल के साथ स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। वही रक्षा और आइवा को जैक और बेला पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लोग पहले से ही उन दोनों को पसंद नहीं करते थे,
बस कायनात की वजह से झेल रहे थे। और वो लोग ये भी जानते थे कि वो दोनों पढ़ाई में कितने खराब थे। अपने बाप के पैसे की वजह से ही उन्हें इतनी हाई प्रोफाइल प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। वे लोग कॉलेज के प्रोजेक्ट भी ठीक से नहीं कर पाए थे और उसमें फेल हो गए थे। पर आज इतने बड़े इन्वेंशन करना, ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। उन दोनों पर उन्हें शक था। अब बेला और जैक स्टेज पर चढ़ गए। होस्ट ने सबसे पहले उस स्क्रीन पर उनके इन्वेंशन यानी कायनात के इन्वेंशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन चलाया। फिर उसके बाद होस्ट ने गेस्ट ऑफ ऑनर्स को बुलाकर उन्हें अवार्ड देने को कहा। तभी ऑडिटोरियम का दरवाजा खुलता है और एक लड़की की बहुत प्यारी सी आवाज आती है, रुको। गया, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए। एक्सपोज। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात सभी को अपना लेती है और उनसे घुलने मिलने लगती है। फिर एक हफ्ते बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही थी और बेला और जैक को उनके इन्वेंशन पर अवार्ड मिल रहा था। अब आगे सब लोग इतनी प्यारी और तेज आवाज सुनकर ऑडिटोरियम के एंट्रेंस की तरफ देखने लगे। तभी एक खूबसूरत लड़की अंदर आती दिखाई दी, जो ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुई थी और उसका चेहरा बिना मेकअप के भी बहुत प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। उसके पीछे एक लड़का और एक आदमी भी आ रहे थे। ये कोई और नहीं, हमारी प्यारी कायनात अल्बर्ट एंड जेन्स थे। अब कायनात स्टेज के पास आ चुकी थी और होस्ट को देखकर कहती है, ये दोनों इस अवार्ड के असली हकदार नहीं हैं। उसका इतना कहना था कि पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा पसरा गया। वही बेला और जैक कायनात को वहां देखकर डर रहे थे। बेला कहती है, ये क्या बकवास है। वो और कुछ कहती, इससे पहले कायनात अपना हाथ दिखाते हुए फिर से बोली, यहां मौजूद सभी लोगों को मुझे कुछ दिखाना है। सो आई वॉन्ट द रिस्पेक्टेड ऑनर्स टू ग्रांट मी द परमिशन। तो स्टेज पर बैठे सभी लोग आपस में डिस्कस करके होस्ट से कुछ कहते हैं। तब होस्ट कहता है, गो टू फर्स्ट पेज। 25% रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेजर परमिशन ग्रांटेड। तभी कायनात के पीछे से जेम्स, जो कंप्यूटर पर स्क्रीन संभाल रहे थे, उन्हें एक पेन ड्राइव देता है। अब बेला और जैक बहुत घबरा गए। वो उसे रोकने के लिए होस्ट से कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उनके पीछे स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ा। उसे देखकर सब लोग बहुत शॉक हो गए। उनकी फटी आंखें कभी बेला और जैक की तरफ देखती तो कभी स्क्रीन की तरफ। बेला और जैक के पेरेंट्स, जो कि एक अच्छे बिजनेसमैन थे, वो लोग भी घबरा गए, क्योंकि उस वीडियो में बेला और जैक के साथ उनके पेरेंट्स भी मौजूद थे। वे लोग कैसे कायनात से उसका इन्वेंशन छीनकर उसे मारना है और उस इन्वेंशन को कैसे यूज करके पैसा कमाना है, उसके बारे में बात कर रहे थे। फ्लैशबैक। कायनात ने एक ड्रग डिटेक्टर बनाया था, जिस किसी भी हर्ब को उसमें रखने से उसकी मेडिकल क्वालिटी के साथ ये पता चल सकता था कि उसे किस तरह यूज कर सकते हैं। नॉर्मली किसी भी ड्रग को लॉन्च करने के लिए 8 साल का इंतजार करना पड़ता है ताकि परफेक्ट रिजल्ट्स देखे जा सकें, और जो लोग उस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कोई साइड इफेक्ट या प्रॉब्लम ना हो। पर इस ड्रग डिटेक्टर की वजह से वो ड्रग हमें एक हफ्ते में ही पूरे रिजल्ट्स दिखा देता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कैसे लेना है और किसे नहीं लेना है, ये सब बता सकता है। ये जानकर बेला और जैक उसकी थीसिस चुराकर उसे छत से धक्का देने का प्लान बनाते हैं। दूसरे दिन ही बेला और जैक उसके लैब से उसकी थीसिस चुरा लेते हैं। वही कायनात को अपने लैब में थीसिस न पाकर घबराहट होती है और वो ढूंढने लगती है, लेकिन उसे नहीं मिलता। वो एक खाली क्लासरूम से गुजर रही थी। तभी उसने जैक और बेला की बातें सुन ली। वे कह रहे थे, अब उस बेवकूफ की थीसिस चुरा ली, अब इससे अपने नाम पर बहुत पैसा कमाएंगे। उनकी बातें सुनकर कायनात को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह दोनों को अपने दोस्त मानती थी। वो गुस्से में जाकर उन्हें कॉन्फ्रंट करने लगती है। वही कायनात को वहां देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। फिर जैक उसे पकड़कर एक इंजेक्शन लगा देता है। दोनों उसे छत की तरफ ले जाते हैं और वहां से धक्का दे देते हैं।
वही रक्षा जो इवोर को ढूंढते हुए आसपास ही थी। उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस तरफ देखती है तो कायनात खून से लथपथ पड़ी होती है। उसे ऐसे देखकर वो पूरी तरह फ्रिज हो जाती है। फिर जल्दी से होश में आकर उसके पास जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। फ्लैशबैक एंड। ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोग उन्हें गुस्से से देख रहे थे। वही कायनात डेविल स्माइल करते हुए उन्हें देख रही थी। उसकी स्माइल देखकर बेला चिढ़ जाती है और कहती है, तो इसमें मैंने गलत क्या किया? तुम जैसे भिखारी इस अवार्ड को डिजर्व नहीं करते, और इसे तुम जीत भी जाते तो क्या ही कर लेते? ज्यादा से ज्यादा किसी के नौकर बनते। इसलिए इसे हमने अपने नाम किया। उसकी इतनी बेहुदी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है। तभी पूरे ऑडिटोरियम में एक गन शॉट की आवाज गूंजती है। एक पल के लिए सब लोग ब्लैक हो गए। फिर स्टेज की तरफ देखते हैं तो बेला खून से लथपथ वहां पड़ी थी। उसके पैरों पर गोली लगी थी, इसलिए वो स्टेज पर ही गिर गई। दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब सब लोग गोली चलाने वाले दिशा में देखते हैं तो कायनात के पीछे से अल्बर्ट गन पकड़कर खड़ा था। वो बहुत तेज आवाज में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को भिखारी कहने की? इतना कहकर वो अपना मास्क उतार देता है। जब सब लोग उसका चेहरा देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली रीचर्ड्स के किंग और प्रिंस को कौन नहीं जानता। अब तक जेम्स भी अपना मास्क उतार देता है। बेला और जैक भी शॉक हो जाते हैं। वे सोच रहे थे कि कायनात एक भिखारी है जो स्कॉलरशिप पर पढ़ने आई थी, लेकिन वो तो रीचर्ड्स फैमिली की प्रिंसेस निकली। उनके पेरेंट्स भी डर गए थे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनका अंत तय है। ग्यूस, ये कन्वर्सेशन इंग्लिश में हो रहा था, पर मैं आपके लिए हिंदी में ही लिख रही हूं। आपको स्टोरी पसंद आ रही थी? PLZ कमेंट कीजिए। DR गोल्डन रिवाइवर। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात बेला और जैक को एक्सपोज करती है और उन दोनों का सच सबके सामने आ जाता है। जब बेला कायनात के बारे में गलत बोलने लगी तो अल्बर्ट उसे गोली मार देता है। अब आगे। अब सब लोगों को कायनात की आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका था। सब लोग अल्बर्ट का बेला को गोली मारते देख बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। वो लोग तब होश में आते हैं जब रिचर्ड्स के गार्ड्स बेला और जैक के साथ उनके पेरेंट्स को भी पकड़कर ऑडिटोरियम से बाहर ले जा रहे थे। वही वो होस्ट कायनात को देखकर कहता है, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर आवर मिस्टेक मिस रिचर्ड फॉर नॉट डूइंग अ प्रॉपर चेक। फिर सबकी तरफ देखकर कहता है, नाउ द अवार्ड विल बी गिवन टू दी वन हू डिजर्व्स दिस। लेट्स वेलकम मिस कायनात रिचर्ड टू दी स्टेज एंड गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अब पूरा ऑडिटोरियम फिर से तालियों की गड़गड़ाहट में गूंज उठता है। सब लोग बहुत शॉक थे कि इतना बड़ा इन्वेंशन करने वाली एक 17 साल की लड़की है। इस उम्र में जहां बच्चे अभी अभी अपना कॉलेज स्टार्ट करते हैं, ये बच्ची इस उम्र में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी है। साथ ही उसने इतनी बड़ी इन्वेंशन की है जो आने वाली जनरेशन के लिए चीजों को बहुत आसान बनाने वाली है। अब सब लोग समझ गए थे कि रिचर्ड्स की प्रिंसेस बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वही जेम्स और अल्बर्ट कायनात को अपनी प्राउड भरी नजरों से देखते हुए उसे स्टेज की तरफ ले जाते हैं। अब कायनात स्टेज पर पहुंच जाती है। सभी गेस्ट ऑफ ऑनर्स एक साथ आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर उसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देकर उसका अवार्ड भी थमाते हैं। कायनात अपनी आंखों में चमक लिए जेम्स और अल्बर्ट को वो अवार्ड दिखाती है। अल्बर्ट और जेम्स भी उसे का साइन दिखाते हैं। आज उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। धीरे धीरे ग्रेजुएशन सेरेमनी पूरी हो जाती है। अब वहां सिर्फ कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर्स जेम्स, अल्बर्ट, कायनात, रक्षा और आइवा मौजूद थे। रक्षा और आइवा जाकर कायनात को कसकर गले लगा लेते हैं और जोर जोर से कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। बाकी सब लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी वहां अखिल जी भी आते हैं और कायनात के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट्स बेटा। तो कायनात उन्हें देखकर कहती है, थैंक यू अंकल। वैसे हमने नहीं सोचा था कि आप इतनी इंटेलिजेंट हो कि सालों लगने वाले कामों को आप एक हफ्ते में करने के लिए इतना थॉटफुल आइडिया बना दोगी। तो कायनात सिर्फ मुस्कुरा देती है। तभी वहां गेस्ट ऑफ ऑनर्स में एक व्यक्ति था जो कायनात को ऑडिटोरियम में एंटर होने के बाद से ही गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। वो जल्दी से उसके पास जाकर कहता है, क्या आप ही द डॉक्टर गोल्डन रिवाइवर हो जिन्हें पूरी दुनिया मेडिकल मिरेकल डॉक्टर के नाम से जानती है? कायनात चौंक जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि उसकी ये पहचान इतनी जल्दी सामने आ जाएगी।
जिसे उसने अपने परिवार से भी छुपाया हुआ था। असल में किया, जो अब कायनात की बॉडी में है, को भी कायनात के सारे स्किल्स विरासत में मिल गए थे। वैसे किया एक बहुत अच्छी बिजनेसवुमन थी और उसे आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी गहरा ज्ञान था। अब उसने सोच लिया था कि इन दोनों को मिलाकर वो ऐसी दवाइयां बनाएगी जो लोगों के लिए एक सच्चे रिवाइवर की तरह काम करेंगी। वही जब उस गेस्ट ऑफ ऑनर से सब लोग ये बात सुनते हैं तो सबको एक झटका लगता है। वो लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो गेस्ट ऑफ ऑनर अब तक कायनात को पहचान चुका था। खुशी से उछलते हुए वो कहता है, डॉक्टर, शायद आप मुझे याद नहीं होंगी। आपने मेरे दादाजी की जान बचाई थी करीब 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन हॉस्पिटल में। अब कायनात को भी वो वक्त याद आ जाता है। वो उसे देखकर सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देती है। अल्बर्ट खुद को रोक नहीं पाता और कायनात से पूछता है, प्रिंसेस, ये जो कह रहे हैं क्या वो सच है? तो कायनात मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला देती है। अब अल्बर्ट और जेम्स एक साथ उसे कसकर गले लगा लेते हैं और खुशी से कहते हैं, हमारी बेटी सच में बहुत इंटेलिजेंट है, एक रियल जेम। तो कायनात उनकी खुशी देखकर मुस्कुरा देती है। वही खड़े गेस्ट ऑफ ऑनर कायनात को अपनी एडमिरेशन से देख रहे थे और अपने आप को खुशनसीब मान रहे थे कि आज उन्हें एक मिरेकल डॉक्टर से मिलने और देखने का मौका मिला। अब वो लोग भी कायनात की तारीफ करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रक्षा मुंह फुलाकर दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है। उसे ऐसे करते देखकर कायनात गहरी सांस लेती है और पीछे से गले लगाते हुए कहती है, रक्षा दी, प्लीज गुस्सा मत होइए। मैं ये बात अभी किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए आपको भी नहीं बताया। तो रक्षा उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, पर डॉल, आप तो जानती हो ना कि मैं डॉक्टर गोल्डन रिवाइवर की कितनी बड़ी फैन हूं और हमेशा उससे मिलना चाहती हूं। तो कायनात अपने कान पकड़ते हुए कहती है, सॉरी दी, मैं सच में ये बात किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। अब आपको किसी और से पता चल गया, इसके लिए आई एम सॉरी। तो रक्षा उसके कान से हाथ हटाते हुए उसे जोर से हग करती है और कहती है, आई एम सो 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 हैप्पी फॉर यू माई डॉल। कायनात मुस्कुरा देती है। आइव भी ज्वाइन करता है और कायनात से कहता है, माई लिटिल रैट इज नाउ बिग पर्सनैलिटी। तो वो उसे घूर कर देखने लगती है। अब अखिल जी भी कायनात के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, आप तो हमसे भी ज्यादा काबिल डॉक्टर निकली बेटा। अगर हो सके तो कभी कभी हमें भी आपके स्किल्स सीखने दीजिए। इतना कहकर वो हंसने लगते हैं। उनके साथ बाकी सब भी हंसने लगते हैं। ऐसे ही हंसी मजाक में शाम हो जाती है और फिर सब लोग अपने अपने मंजिल की तरफ चले जाते हैं। अब कायनात, जेम्स और अल्बर्ट भी रिचर्ड मैंशन पहुंच चुके थे। ऋषिका जी और इंदिरा जी कायनात के स्वागत के लिए बाहर ही खड़ी थी, क्योंकि कायनात अभी तक अस्पताल से घर नहीं आई थी। वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी गई थी। अब उन लोगों को ये बात भी पता चल चुकी थी कि उनकी पोती को बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। रास्ते में जेम्स से रुका नहीं गया तो उसने उन्हें यह भी बता दिया कि कायनात ही डॉक्टर गोल्डन रिवाइवर है। ये जानकर विलियम्स, इंदिरा और ऋषिका बहुत ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं। हैरान इसलिए क्योंकि कायनात इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है, और खुश इसलिए क्योंकि ये खजाना उनके पास है। ऋषिका सबसे पहले कायनात की आरती उतारती है, फिर मिर्ची से उसकी नजर उतारती है और उसके बाद उसे घर में आने को कहती है। कायनात के साथ अल्बर्ट और जेम्स भी अंदर आ जाते हैं। ऋषिका जी जल्दी से कायनात को काउच पर बैठाते हुए गले लगाती है और कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप फिर से सही सलामत घर आई है। हमें तो लगा था कि हमने आपको लगभग खो ही दिया था। ये कहते हुए उनके गले भर आते हैं। वही कायनात जब अपनी मां को इतना इमोशन होते देखती है तो वो उन्हें बैक हग करते हुए शांत करती है और कहती है, बस भी कीजिए, मैं अब आपके सामने बिल्कुल ठीक हूं। तो ऋषिका जी कहती है, उन दोनों धोखेबाजों जिन्होंने तुम्हें छत से धक्का दिया था, उन्हें बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जेम्स कहता है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उन दोनों का मैं अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। इंदिरा जी कायनात से कहती है, बेटा, जिंदगी में हमें ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं, आप उन्हें दिल में मत रखिए और आगे बढ़िए। तो कायनात मासूमियत से सिर हिला देती है। तभी विलियम्स कहते हैं, आपने अपना इतना बड़ा सच हमसे क्यों छुपाया, प्रिंसेस? तो कायनात कहती है, मैं ग्रेजुएट होने के बाद आपको सरप्राइज करना चाहती थी ग्रैंडपा, पर उससे पहले ही आप सबको पता चल गया। इतना कहकर वो सिर नीचे कर देती है। तो विलियम्स उसके पास आकर कहते हैं, आप प्रिंसेस हो, आपका सिर कभी भी झुकना नहीं चाहिए, चाहे वो हमारे सामने ही क्यों न हो। तो कायनात उन्हें गले लगा लेती है। विलियम्स भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगते हैं। तभी कायनात सबको देखकर कहती है, मेरा सिर भारी लग रहा है,
मैं जाकर रेस्ट कर लूं। तो सब लोग ओके कहते हैं। फिर कायनात अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसका रूम कहाँ है। जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो देखती है कि उसका रूम बिल्कुल प्रिंसेस स्टाइल में डेकोरेट किया हुआ है। पर पूरा रूम पिंक कलर से नहीं बल्कि ब्लू कलर से डेकोरेट किया गया था। क्योंकि पिछली कायनात को भी गार्ली कलर्स पसंद नहीं थे, उसे भी डार्क कलर्स पसंद थे। किया और कायनात की पसंद लगभग एक जैसी है। कायनात को रूम बहुत पसंद आता है। वो जल्दी से किसी को मैसेज करके एक डेविल स्माइल करती है, फिर जाकर बिस्तर पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। सजा। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात का बेला और जैक को एक्सपोज करने के बाद रिचर्ड्स के गार्ड्स उन्हें लेकर चले जाते हैं। फिर कायनात को अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ अपना अवार्ड भी मिल जाता है। फिर सबको कायनात की डॉक्टर गोल्डन रिवाइवर होने की पहचान पता चल जाती है। अब आगे। शाम के 8 बजे ऋषिका जी कायनात को उठाने उसके कमरे में आती है, फिर उसको उठा देती है। कायनात भी अपनी आंखें मलते हुए उठ जाती है और ऋषिका जी के गले लग जाती है। ऋषिका जी उसका सर सहलाते हुए कहती है, बेबी, आप खाना खाकर फिर दवाइयां लीजिए, उसके बाद फिर से सो जाइएगा। तो कायनात हमें अपना सर हिला देती है, फिर फ्रेश होने वॉशरूम में चली जाती है। कुछ वक्त बाद वो बाहर आ जाती है। ऋषिका जी अभी भी वही थी। जब वो कायनात को बाहर आते देखती है तो उससे कहती है, चले। तो कायनात भी हाँ में सिर हिला देती है। फिर वे दोनों नीचे चले जाते हैं। फिर सब लोग अपना अपना डिनर करते हैं। उसके बाद फिर से अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात के 1 बजे एक शख्स जो ऊपर से नीचे तक सिर्फ काले कपड़े पहने था और उसके मुंह पर भी काले रंग का मास्क था, वो रिचर्ड्स मैंशन से रिचर्ड्स के गार्ड्स को चकमा देते हुए रिचर्ड्स पैलेस से बाहर आ जाता है। बाहर बाइक पर एक शख्स उस शख्स के लिए इंतजार कर रहा था। जब वो शख्स उसे आते देखता है तो वो जल्दी से बाइक स्टार्ट कर देता है। वो शख्स भी उसके पीछे बैठ जाता है। फिर वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच एक घर जैसा बना हुआ था जो देखने में बहुत पुराना लग रहा था। तभी उस घर के बाहर एक बाइक आकर रुकती है। उस बाइक से वो शख्स उतर जाता है और उस घर के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाने के बाद वहां साइड में एक वेस को घुमाता है तो वहां एक छुपा हुआ रास्ता खुल जाता है। वो उस रास्ते से चलकर नीचे चला जाता है। नीचे बहुत से कमरे होते हैं। वो एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। वहां 4 लोगों को बांधा हुआ था और उन चारों को 4 गार्ड्स टॉर्चर कर रहे थे। और वहां 2 शख्स और भी थे जो उन गार्ड्स को उन चारों को टॉर्चर करते देख रहे थे। जब वे लोग उस शख्स को देखते हैं तो वे जल्दी से उसे ग्रीट करते हैं। वो शख्स वहां की एक चेयर पर बैठ जाता है जो खासकर उसके लिए ही बनाई गई थी। वो अपने पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए एक किंग की तरह बैठ जाता है। फिर उन गार्ड्स को रुकने को कहता है तो वे गार्ड्स भी रुक जाते हैं। और वे चारों, जो एक लड़का, एक लड़की और 2 आदमी थे, जब उस शख्स को देखते हैं तो वो लड़की कहती है, Who the hell are you and why you torturing us? I think you don't know who I am. I am बेला वॉल्टन। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है जो उसके आगे खड़े गार्ड ने मारा था। उस थप्पड़ की वजह से बेला का जबड़ा हिल जाता है। उसके साथ मुंह से खून और आंखों से आंसू आ जाते हैं। वही वो शख्स उसे कहता है, मेरे सामने अपनी आवाज ऊंची करने की सजा बहुत बेरहम होती है एंड आई डोंट फकिंग केयर अबाउट हु आर यू। अब तुम मेरे अड्डे में हो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देने यहां लाया गया है। तभी बेला के पापा, जो उस शख्स को बड़ी गौर से देख रहे थे, हकलाते हुए कहते हैं, डी डी डार्क क्वीन। तो उसके बगल में बैठे 3 लोग भी कांपने लगते हैं। अब वे लोग भी उस शख्स के मास्क को गौर से देखने लगते हैं जो बहुत यूनिक था और जिसे दुनिया में सिर्फ डार्क क्वीन ही पहनती है। अब वे चारों बहुत डर जाते हैं। जैक के पापा कहते हैं, क्वीन, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी इफ वी ऑफेंड यू, प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज शो अस सम मर्सी। तो वो शख्स यानी कि क्वीन जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वे चारों डर कर कांपने लगते हैं। तभी वो शख्स अपना मास्क नीचे कर देता है तो वहां खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं। उन गार्ड्स के साथ साथ वे दोनों जो क्वीन के बगल में खड़े थे, वे दोनों भी चौंक जाते हैं। तभी बेला हकलाते हुए कहती है, कायनात, तुम डार्क क्वीन हो? तो वो शख्स और कोई नहीं, कायनात ही थी। वो एटीट्यूड के साथ कहती है, बिल्कुल। तो बेला कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम तो एक भिखारी थी, तो तुम कैसे रिचर्ड्स की प्रिंसेस और डार्क क्वीन हो सकती हो? तो कायनात कहती है, तुम्हें जवाब देने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है और तुम उसके लायक भी नहीं हो। अब तुम्हारे पापों की सजा देने का वक्त आ गया है। इतना कहकर वो उस गार्ड को एक इशारा करती है तो वो बेला को एक इंजेक्शन लगा देता है। फिर उसे साइड में ले जाकर वहां के एक पोल से बांध देता है। उसको बांधे हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि बेला जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी पूरी बॉडी जल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके ऑर्गन्स मेल्ट हो रहे थे। जब बेला के फादर उसकी ऐसी हालत देखते हैं तो उनके दिल में बहुत दर्द होता है।
क्योंकि बेला उनकी इकलौती बेटी थी। अब जैक और उसका डैड कायनात से भीख मांगते हुए कहते हैं, प्लीज क्वीन, प्लीज शो सम मर्सी, प्लीज लीव अस। पर कायनात उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। तभी उन तीनों को भी वे गार्ड्स एक इंजेक्शन लगा देते हैं। अब वे तीनों भी चीखने लगते हैं। उनकी चीखें सुनकर कायनात को बहुत सुकून मिल रहा था। वे लोग ऐसे ही तड़पते तड़पते मर जाते हैं। अब कायनात उस रूम से बाहर आ जाती है। उसके पीछे वे दो लोग भी बाहर आ जाते हैं। कायनात सीधे जाकर एक रूम का दरवाजा खोलती है, जो एक स्टडी रूम था। वो सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। कायनात भले ही एक रशियन माफिया है, पर वो अपना बिजनेस और अपना अंडरवर्ल्ड ब्रिटेन पर भी चलाती है। कायनात ने आज तक अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाया था। वो बचपन से ही लो प्रोफाइल रही है। जब उसका परिवार उसे छोड़कर दुनिया से चला गया, फिर उसने अपना चेहरा कभी दुनिया को नहीं दिखाया। सब लोग नहीं जानते कि वो रोमन फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी पहचान सिर्फ उसका मास्क है। दुनिया सिर्फ उसे एक मर्सिलेस क्वीन की तरह जानती है। बेशक किया और कायनात की आंखें अलग हैं, पर फिर भी किया हमेशा अपनी आंखों पर ऐसा चश्मा लगाती थी जिससे उसकी आंखें भी नहीं दिखाई देती थी। कायनात और किया की हाइट भी लगभग एक ही है, इसलिए सबको यकीन कराने में ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला कि वही डार्क क्वीन है। वे दोनों शख्स किया के साथ हमेशा रहे थे, पर उन्होंने कभी किया को नहीं देखा, इसलिए उन्होंने भी यकीन कर लिया कि कायनात ही उनकी क्वीन है। वे दोनों किया के लिए बहुत वफादार थे। वो दोनों शख्स में एक का नाम था हर्षल और दूसरे का नाम था शिव। ये दोनों ही इंडियन थे। इनके अलावा एक और शख्स भी था जो अभी यहां मौजूद नहीं था। हर्षल कायनात को देखकर पूछता है, क्वीन, आप अब तक कहाँ थी? हमें जानकारी मिली है कि आप उस शिप से समंदर में गिर गई थी और मिस्टर रोमन ने आपको धोखे से ड्रग्स देकर आप पर हमला किया था। तो कायनात कहती है, इसमें आधी बात ही सच है। उसने जरूर मुझे मारने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब हो गया। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। तो वे दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। कायनात कहती है, और हाँ, मेरा नाम कायनात रिचर्ड है। तो दोनों चौंक जाते हैं। वही शिव जो अब तक अपने आप को रोक रहा था, वो पूछ लेता है, क्वीन, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत छोटी है। हमें कभी आपके मास्क और आपके ओवरकोट की वजह से पता नहीं चला कि आप कितने उम्र की है, पर आप अपनी उम्र से काफी छोटी लग रही है। तो कायनात कहती है, मैं सिर्फ 17 साल की हूं। तो अब दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया था। वे दोनों सोच रहे थे, क्या इतनी छोटी बच्ची सच में हमारी मर्सिलेस डार्क क्वीन है? पर जब उन्हें कायनात की अभी दी हुई सजा याद आती है, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि यही उनकी क्वीन है। कायनात हर्षल को देखकर कहती है, हमारा सारा बिजनेस और अंडरवर्ल्ड के काम, यानी कि मेन ब्रांच और मेन बेस को ब्रिटेन शिफ्ट कर दो। अब से हम यही रहने वाले हैं। तो वे दोनों हमें सर हिला देते हैं। फिर वो कहती है, रोमन्स एम्पायर के सारे शेयर्स को खरीदो और मुझे पूरा रोमन्स का बिजनेस अपने अंडर लाना है। वहां के हमारे सारे आर्मी और फोर्सेस को वहां से निकालो और ब्रिटेन में शिफ्ट कर दो। और ये बात मैथ्यू रोमन को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। वे दोनों को कायनात का ये फैसला बिल्कुल भी समझ नहीं आता। वे दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि कायनात का रोमन्स के साथ क्या रिश्ता है। फिर उन्हें लगता है कि शायद वो मैथ्यू रोमन से बदला लेने के लिए ये सब कर रही होगी। इतना सोचकर वे दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। कायनात फिर कहती है, मुझे किंग रोमन की मौत के पीछे की वजह जाननी है। अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। मुझे एक बात तो क्लियर हो चुकी है, उसके पीछे की एक वजह मैथ्यू है, पर वो ये सब अकेले नहीं कर सकता। उसके पीछे शायद कोई और भी है। हमें उस शख्स को ढूंढना है। तो वे दोनों फिर से अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। अब कायनात कहती है, आज से बेरहम क्वीन मर चुकी है। अब से आप लोग मुझे वेपन क्वीन बुलाएंगे। इतना कहकर वो वहां से रिचर्ड मैंशन के लिए निकल जाती है। वो मैंशन के अंदर वैसे ही जाती है जैसे आई थी और फिर सो जाती है। ट्रेनिंग और दोस्तों की नौटंकी। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात बेला, जैक और उनकी फैमिली को सजा देती है। फिर वो हर्षल और शिव को समझाकर घर लौट आती है। अब आगे। सुबह का समय था। कायनात अब तक नीचे नहीं आई थी क्योंकि वो रात को बहुत देर से सोई थी। बाकी सब लोग तैयार होकर आ चुके थे। अल्बर्ट ऋषिका जी से कहते हैं, मैं जाकर अपनी प्रिंसेस को उठाकर लाता हूं। इस पर ऋषिका जी कहती है, थोड़ी देर और सोने दीजिए ना, बच्ची को कितनी चोट लगी थी। तो अल्बर्ट जवाब देते हैं, हां, पर अब उसे दवाइयां भी लेनी है। उसके लिए तो उठाना ही पड़ेगा। बाद में चाहे तो फिर सो सकती है। ऋषिका जी कुछ नहीं कहती और अल्बर्ट ऊपर कायनात के कमरे में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि कायनात बिल्कुल किसी परी की तरह सो रही थी। नींद में उसके गाल फूल गए थे। अल्बर्ट को उस पर बहुत प्यार आता है। वे पास बैठकर उसका सिर सहलाते हैं
और धीरे से उठाते हुए कहते हैं, प्रिंसेस बच्चा उठ जाइए, इट्स ऑलरेडी अ गुड मॉर्निंग। कायनात धीरे धीरे उठती है और अल्बर्ट को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो उठकर बैठ जाती है और अल्बर्ट को गले लगाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग डैड। अल्बर्ट भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। फिर उसे अलग करते हुए कहते हैं, अब जल्दी जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। कायनात ओके कहती है और वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आ जाती है और अल्बर्ट का हाथ पकड़कर नीचे चल देती है। आज वो बहुत मासूम लग रही थी। कल रात की कायनात और अब की कायनात में जमीन आसमान का फर्क था। नीचे सब लोग दोनों का इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही सबके होठों पर मुस्कान आ गई। वे दोनों आकर टेबल पर बैठ जाते हैं। आज ऋषिका जी ने कायनात की सेहत का ध्यान रखते हुए उसके लिए हेल्दी पर स्वादिष्ट खाना बनाया था। कायनात खाना देखकर खुश हो गई और ऋषिका जी से बोली, थैंक यू मम्मा। फिर वो खाने लगी। उसका ये प्यारा व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा और सब मुस्कुराते हुए खाना खाने लगे। नाश्ते के बाद सब लोग हॉल में आ गए। कायनात ने दवाई भी ले ली थी। तभी अचानक 4 लोग आकर कायनात पर कूद पड़े। सब लोग एक पल के लिए चौंक गए और कायनात भी एक पल के लिए फ्रीज हो गई। जब उसे एहसास हुआ तो वह चिल्लाई, अरे गधों, हटो मेरे ऊपर से, मेरा चटनी बनाने का इरादा है क्या? इतना कहते ही वे चारों तुरंत हट गए। कायनात 3 को नजरअंदाज करते हुए चौथे से बोली, इन बेवकूफों को तो समझ सकती हूं, पर तुम भी आइडन, तुम भी इनके साथ मिले हुए हो? आइडन मुंह बनाते हुए बोला, ऐसा नहीं है। जब हमें तुम्हारी हेल्थ के बारे में पता चला तो हम घबरा गए, खुद को रोक नहीं पाए। बाकी तीनों भी सिर हिलाते हुए बोले, हां, हमें भी पता चला तो दौड़ते दौड़ते आ गए और तुम हमें बेवकूफ कह रही हो। उनकी बात सुनकर कायनात जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि तीनों ने बिल्कुल एक सीक्वेंस में बातें कही थी। उसे ये बहुत फनी लगा। फिर कायनात जेम्स की ओर देखकर बोली, जेम्स भाई, आपने हमें इतनी देर से क्यों बताया? मेरा एक्सीडेंट हुए हफ्ता हो गया और आपने कल ही बताया। ये फेयर नहीं है। अल्बर्ट बोले, मैंने ही जेम्स को रोका था, क्योंकि हम जानते थे कि तुम लोग कायनात के लिए बहुत घबरा जाओगे और तुम्हारे कॉलेज में भी कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा था, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। एलेना बोली, बट अंकल, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कायनात से ज्यादा। प्लीज प्रॉमिस कीजिए कि आगे से अगर कुछ भी हुआ तो हमें तुरंत बताएंगे। अल्बर्ट मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी कायनात बोली, यार, मुझे घर में बोरियत हो रही है, क्या हम लोग कहीं घूमने चले? उसके दोस्त तुरंत एक्साइटेड होकर बोले, हां, लेकिन जेम्स ने रोकते हुए कहा, पहले हमें एक बात बतानी है। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। जेम्स, अल्बर्ट और विलियम्स एक दूसरे को देखते हैं। फिर अल्बर्ट गहरी सांस लेकर कहते हैं, प्रिंसेस, हमने तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है। कायनात इशारे से कहती है, बताइए। तो अल्बर्ट बोले, हम चाहते हैं कि तुम ट्रेनिंग में जाओ। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। कायनात पूछती है, पर क्यों डैड? इस बार जेम्स जवाब देता है, ताकि तुम अपनी रक्षा खुद कर सको। तुम्हारे चारों दोस्त भी तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरी एक आर्मी ऑफिसर फ्रेंड तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग पूरी करने में 3 साल लगेंगे। कायनात को छोड़कर बाकी चारों दोस्तों के चेहरे रोने जैसे हो गए। अल्बर्ट बोले, हमने तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात की है, वे भी राजी है और कल से तुम सब ट्रेनिंग पर जाने वाले हो। कायनात को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। उसने तो पहले ही सोच रखा था कि कुछ दिन एंजॉय करने के बाद अल्बर्ट या विलियम से खुद बात करेगी। इसलिए उसे ये फैसला अच्छा लगा। पर दोस्तों को देखकर उसने थोड़ी नौटंकी की और बोली, पर डैड, अभी तो हमारे खेलने कूदने की उम्र है और आप हमें ट्रेनिंग पर भेजना चाहते हैं। उसके साथ साथ उसके चारों दोस्त भी नौटंकी शुरू कर देते हैं। एमिली ऋषिका जी और इंदिरा जी से कहती है, गॉड मम्मा,
गॉड ग्रैनी, प्लीज हम नहीं जाना चाहते। बाकी सभी विनती करने लगते हैं। इंदिरा जी पिघल जाती है और अल्बर्ट से कहती है, आप हमारे बच्चों के साथ इतना सख्ती क्यों कर रहे हैं? अगर ट्रेनिंग देनी है तो घर पर दिलाइए, आर्मी बेस में जाने की जरूरत नहीं है। अल्बर्ट समझाते हुए कहते हैं, घर पर रहकर ये लोग बस मस्ती करेंगे। अगर आर्मी बेस पर ट्रेनिंग लेंगे तो मजबूत बनेंगे और यही इनके लिए अच्छा है। इंदिरा जी चुप हो जाती है। कायनात अपनी नौटंकी बंद करती है और दोस्तों से कहती है, वैसे जाना तो है ही, तो क्यों ना आज का दिन एंजॉय किया जाए। चारों गहरी सांस लेकर हम सिर हिलाते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि नौटंकी से कुछ नहीं होने वाला। फिर वे पांचों बाहर घूमने निकल जाते हैं। अंबिका रिचर्ड, अब तक आपने पढ़ा कि कायनात के दोस्त उसके घर आते हैं, फिर आपस में थोड़ी नोक जोक होती है और विलियम्स, एल्बर्ट और जेम्स ने फैसला लिया कि कायनात को मजबूत बनने के लिए कायनात को ट्रेनिंग पर आर्मी बेस भेजना चाहते हैं। उसके साथ उसके दोस्तों को भी भेजा जाएगा। आगे शाम हो चुकी थी। कायनात अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमकर अपने घर लौट आई थी। जब वो घर आई तो उसे सबके बीच एक और व्यक्ति दिखाई दिया। उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर कायनात किसी को बहुत प्यार करती है तो वो सिर्फ एक ही है। वो पीछे से दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है और जोर से चिल्लाती है, आई मिस यू सो मच मासी। वो औरत जो कायनात की मासी है, पहले तो चौंक जाती है, फिर उसे गले लगाकर उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, बदमाश, डरा दिया तुमने। ऐसा कौन करता है? तो कायनात हंसते हुए कहती है, मैं। उसका जवाब सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ये औरत कोई और नहीं बल्कि अंबिका रिचर्ड है। ये कायनात की मासी नहीं है, लेकिन बचपन से ही सब लोग कायनात को उसकी मासी कहकर बुलाते आए हैं। इसमें एक राज छिपा है जो आगे चलकर पता चलेगा। अंबिका कायनात से बहुत प्यार करती है। वो उससे सिर्फ 5-6 साल ही बड़ी है। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है और वो कायनात को अपनी बेटी मानती है। आगे चलकर कायनात को फिर से डेविल बनाने में अंबिका का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। कायनात अपने सारे रिश्तों को दिल से अपनाना चाहती थी। अब वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीना चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में वह फिर से डेविल बनने वाली थी। उसका रूप देखकर सबकी रूह कांप जाने वाले हैं और वो पहले से भी ज्यादा शातिर बन चुकी होगी। अंबिका उसे अपने पास बुलाती है। कायनात भी उनके पास जाकर बैठ जाती है। अंबिका उसे अपने पास बिठाकर पूछती है, कैसी है मेरी बच्ची? मैं कुछ दिन बाहर क्या चली गई, देखो कैसी हालत बना ली तुमने। कायनात मुंह छोटा करके कहती है, ये तो अनएक्सपेक्टेड था मासी। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अंबिका उसके प्यारे से चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर उसके गालों पर किस करती है और कहती है, तुम्हारी चिंता तो मुझे हमेशा रहेगी, क्योंकि तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो। यू आर माई सनशाइन। अब मुझे प्रॉमिस करो कि आगे ऐसा कभी नहीं होगा। कायनात भी वादा करती है, आगे से मैं कभी किसी से धोखा नहीं खाऊंगी। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। तभी कायनात हाथ आगे बढ़ाकर अंबिका से कहती है, अब जल्दी से मुझे मेरी गिफ्ट दीजिए जो मैंने आपसे आने से पहले मांगी थी। अंबिका सोचते हुए उदास मुंह बनाती है और कहती है, वो तो मैं जल्दी जल्दी में आने के कारण भूल गई। सॉरी बच्चा। कायनात मुंह फुला लेती है और गुस्से में कहती है, अब मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, आपसे कटी। ये देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। कायनात का गुस्से से लाल चेहरा और फूला हुआ मुंह बहुत क्यूट लग रहा था। जेम्स, जो उसके पास बैठा था, वो उसके गाल पकड़कर खींचते हुए कहता है, मेरी क्यूटी सिस, यू आर सो क्यूट। कायनात गाल छुड़ाकर कहती है, प्लीज ऐसा मत करो भयू, दर्द होता है। तो जेम्स कहता है, ओके मेरी डॉल, आगे से नहीं करूंगा। गाल खींचने से कायनात के गाल और भी ज्यादा लाल हो गए थे। अब अंबिका उसे ज्यादा तंग न करते हुए सोफे से एक बॉक्स उठाकर कायनात के सामने रख देती है।
कायनात बॉक्स देखकर खुशी से पलटकर अंबिका पर चढ़ जाती है। अंबिका उसे संभालती है। कायनात जल्दी से बॉक्स खोलती है। उसमें एक बेहद खूबसूरत लॉकेट था। पहले भी अंबिका ने पुरानी कायनात को कई गिफ्ट दिए थे, लेकिन ये वाली कायनात को उसकी नजर में पहला गिफ्ट था। उसने सोच लिया कि अब वो इसे हमेशा संभाल कर रखेगी और अपने गले में पहनेगी। ये लॉकेट एक रेयर डायमंड से बना था, जिसे गोल्ड की रिंग्स के बीच एक तितली, बटरफ्लाई के आकार में जड़ा गया था। अंबिका फिर पूछती है, सुना है तुम ट्रेनिंग पर जाने वाली हो? कायनात सिर हिलाकर कहती है, हां, अब मुझे भी मजबूत बनना है, किसी का सहारा नहीं लेना और आगे कोई मुझे बेवकूफ न बनाए। उसकी ये बात अंबिका को बहुत पसंद आती है। वो हमेशा कायनात को ऐसा ही मजबूत देखना चाहती थी। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बहुत अच्छा फैसला लिया है मेरी बच्ची, हमेशा मजबूत और खुश रहना। कायनात भी मुस्कुराकर हामी भर देती है। तभी ऋषिका जी कहती है, अच्छा, अब सब लोग डिनर कर लो, फिर दवा भी लेनी है। सब लोग सिर हिलाते हैं और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ते हैं। वहां सब लोग एक खुशहाल परिवार की तरह हंसते हुए अपना अपना डिनर करने लगते हैं। गाइस, इस कहानी को भी मेरी पहली कहानी की तरह सपोर्ट कीजिए एंड थैंक यू। 3 साल बाद। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात अंबिका को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर अंबिका कायनात को एक उपहार देती है, जिससे वो बेहद प्रसन्न हो जाती है। सब लोग हंसी खुशी साथ बैठकर भोजन करने लगते हैं। आगे इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। इस एक हफ्ते में अगर कायनात किसी से सबसे ज्यादा जुड़ी तो वो थी अंबिका। वो उससे हर बात साझा करने लगी थी, उसके साथ घूमती खेलती थी और अधिकतर समय उसी के कमरे में सोती थी। उनके साथ हमेशा कायनात के दोस्त भी रहते थे। अंबिका कायनात से लगभग 5 से 6 साल बड़ी थी। पेशे से वो एक वकील थी और उसकी अपनी एक लॉ फर्म भी थी। लेकिन इस हफ्ते के लिए उसने अपने काम से छुट्टी लेकर पूरा समय कायनात के साथ बिताया। अंबिका और कायनात को एक साथ देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अंबिका की वजह से कायनात फिर से चंचल हो गई थी और अपने पुराने दर्द को भूलने लगी थी। आज कायनात और उसके दोस्तों को आर्मी बेस जाना था। उन्हें छोड़ने विलियम्स, एल्बर्ट और अंबिका आए थे। साथ ही एलेना, एडन, एमिली और लिया के पिता भी वहां मौजूद थे। लेकिन जब विदा का समय आया तो 5 दोस्तों के चेहरे रोने जैसे हो गए। कायनात अंबिका के गले लगकर रुआसी आवाज में बोली, मासी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं आपको बहुत याद करूंगी। अंबिका ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते, आपको जाना तो पड़ेगा ही ना, और वैसे भी मैं कभी कभी आपसे मिलने आती रहूंगी। ये सुनकर कायनात ने आंसू पोंछते हुए धीरे से सिर हिला दिया। वहीं एल्बर्ट और जेम्स ने भी उसे गले लगाकर विदा ली और ढेर सारी हिदायतें दी। कायनात के बाकी दोस्तों ने भी अपने अपने पिता से मिलकर कायनात के साथ अंदर का रुख किया। इसके बाद सभी बड़े लोग गहरी सांस लेकर मन ही मन उसे दुआएं देते हुए अपने अपने घर चले गए। दिन इसी तरह बीतते रहे और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। 3 साल बाद रात का समय था। ब्रिटेन की जंगलों के बीच एक घर बना हुआ था, जो बहुत पुराना और सुनसान लग रहा था। इस घर में बहुत सारे गैरकानूनी काम हो रहे थे। वहां ट्रक से लेकर वेपन्स स्मगलिंग तक बहुत से काम होते थे। वहां बहुत सारे गार्ड्स थे। साथ में कुछ जवान लड़के भी थे, जो वहां काम के लिए मजबूरन काम करते थे। वे लोग अलग अलग देशों से थे और उनमें से ज्यादातर लोग इंडिया से थे। वो गैंग उन्हें पुणे से यहां लाकर जबरदस्ती ये सब काम करवाती थी। वो लोग करना तो नहीं चाहते थे, पर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें उनकी बात माननी पड़ती थी। आज वो गैंग एक बहुत बड़ा माल यहां से रूस शिफ्ट करने वाली थी। वहां 2 आदमी उन सबको गाइड कर रहे थे। अब तक सारा माल रेडी हो चुका था और पहले से कुछ माल को वो लोग गाड़ियों से वहां के पास के पोर्ट पर भेज चुके थे। अब कुछ और माल बाकी था। तभी घर के आसपास
उन्हें बहुत सी गाड़ियों के आने की आवाज सुनाई दी। पहले तो वे लोग डर गए। वहीं जो दो आदमी सबको गाइड कर रहे थे, उनमें से एक ने कहा, सब लोग डरिए मत, जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहो। गार्ड्स, देखो कौन आया है, और हाँ, उन्हें यहां तक पहुंचने मत देना, वही खत्म कर देना। फिर उसने सबको जल्दी जल्दी काम करने को कहा, तो वो लोग भी वैसा ही करने लगे। उसी जगह पर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से पहले बहुत से गार्ड्स बाहर आए। उन्होंने पूरी ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उनकी यूनिफॉर्म पर एक यूनिक सा लोगो था जो वेपन को रिप्रेजेंट करता था। वहां मौजूद लोग जब उन गार्ड्स और उनके यूनिफॉर्म पर बने लोगों को देखते हैं तो पत्थर जैसे जम जाते हैं, क्योंकि वे उन्हें अच्छे से पहचानते थे। तभी एक गार्ड जाकर बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खोलता है। उसमें से पहले ब्लैक बूट्स पहने एक शख्स बाहर आता है। फिर एक खूबसूरत आकृति बाहर निकलती है। उसने ऊपर से नीचे तक पूरी तरह ब्लैक कलर पहना हुआ था। आंखों पर ब्लैक शेड्स और मुंह पर यूनिक क्वीन का मास्क पहना हुआ था। वो अपने शेड्स उठाकर अपनी आंखों से गार्ड्स को इशारा करती है। गार्ड्स इशारा समझ जाते हैं और अपनी गन लोड करते हुए उन सभी गार्ड्स पर फायर करने लगते हैं। वहां के गार्ड्स इस हमले से पहले तो डर जाते हैं, क्योंकि वे क्वीन को देखकर शॉक में थे, लेकिन अब हरकत में आकर पलटवार करते हैं। पर उनका हमला बेअसर साबित होता है। कुछ ही मिनटों में वे सब वही ढेर हो जाते हैं। इसके बाद गार्ड्स एक साइड में लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं और क्वीन को रास्ता देने लगते हैं। क्वीन फिर से अपने शेड्स चढ़ाती है और घर के अंदर जाने लगती है। वहां अंदर के लोग बाहर की गोलियों की आवाज सुनकर ही डर चुके थे। जब उन्होंने इतने सारे गार्ड्स को अंदर आते देखा और उनके लोगों को पहचाना तो उनका होश उड़ गया। वे समझ गए कि अब बचना नामुमकिन है। क्वीन अंदर आते ही फिर से गार्ड्स को इशारा करती है। गार्ड्स तुरंत इशारा समझकर उन दोनों आदमियों को बांध देते हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चे और जवान लड़कों को बाहर ले जाने लगते हैं। वे दोनों आदमी क्वीन को देखकर छोड़ देने की भीख मांगने लगे, लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्हें बाहर की तरफ ले जाया गया। क्वीन ने वहां एक गार्ड को कुछ क्लीन निर्देश देकर बाहर जाने को कहा और खुद फिर से अंदर आई। वहां कैमरों के सामने जाकर खड़ी हो गई और कैमरे की तरफ अपनी मिडिल फिंगर दिखाने लगी। फिर एक डेविल स्माइल के साथ घर से बाहर चली गई। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी, लेकिन मास्क होने के कारण किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। वो बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। उसके जाने के 5 मिनट बाद ही वहां जोरदार धमाका हुआ, क्योंकि क्वीन ने घर को उड़ाने का आदेश दिया था। वहीं सीसीटीवी फुटेज कुछ लोग देख रहे थे। उनमें से संगठन का लीडर भी था। जब उसने क्वीन को देखा तो सन्न रह गया, और जब उसने उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर जाते हुए देखा तो गुस्से से पागल हो उठा। कुछ समय बाद सीसीटीवी स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। वो इंसान समझ गया कि वहां क्या हुआ होगा। गुस्से में उसने कमरे की सारी चीजें तोड़ डाली। उसके साथ खड़े लोग, जो उसके सबऑर्डिनेट्स थे, डर के मारे साइड में खड़े होकर उसकी हरकत देख रहे थे। जब वो आदमी थोड़ा शांत हुआ तो दांत पीसते हुए बोला, क्वीन, 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 मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। तुम हमेशा मेरे सारे प्लान्स को बर्बाद कर देती हो। कभी न कभी तुम भी कमजोर पड़ोगी और तब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। इतना कहकर वो शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर बगल में खड़े लोग कांपने लगे। दूसरी तरफ जंगल से क्वीन की गाड़ियां बाहर जा रही थी। क्वीन की गाड़ी में इस वक्त ड्राइवर के साथ एक शख्स और क्वीन बैठी हुई थी। अब क्वीन ने अपना मास्क उतार दिया और उसका खूबसूरत चेहरा सामने आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि कायनात ही थी। उसके आगे जो शख्स बैठा था वो हर्षल था। कायनात ने अपनी आंखें बंद कर सीट से टिककर कहा, उन लड़कों और बच्चों को इन्वेस्टिगेट करो। कुछ क्लूज मिले तो सब कुछ इकट्ठा करो। अब तक वो बौखला चुका होगा और जरूर कुछ करेगा। उस पर भी नजर रखना।
अगर उन बच्चों में किसी की फैमिली है और उन्हें ढूंढ रही है, तो उन्हें उनके घर सेफली पहुंचा दो। और अगर उनके कोई घर नहीं है और उन्हें सहारे की जरूरत है, तो उन्हें हमारे बेस पहुंचा दो। हर्षल बोला, ओके क्वीन, कायनात का फिर से पत्र दिल बनना। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात और उसके दोस्तों को छोड़ने उनके परिवार वाले जाते हैं। फिर ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल बाद कायनात किसी गैंग के माल भेजने से रोकती है। अब आगे, कायनात और हर्षल अभी भी कार में ही थे। हर्षल कायनात से पूछता है, क्वीन, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपके दोस्तों के बार बार कॉल आ रहे हैं कि आप उनसे कब मिलने जा रही है। सिर्फ उनसे ही नहीं, बल्कि आपके परिवार से भी। तो कायनात गहरी सांस लेती है, फिर कहती है, रिचर्ड मैशन चलो। तो हर्षल ओके कह देता है। कायनात फिर पूछती है, रोमांस का केस क्या हुआ? कुछ क्लू मिला? तो हर्षल कहता है, क्वीन, हमें अभी भी कुछ नहीं मिला। उसके बारे में हम लोग उस माइकल रोमन पर भी बहुत अच्छे से नजर रख रहे हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वो एक गैंग में शामिल हो गया है, जो अभी अभी बनी है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। जैसे ही कुछ पता चलेगा, मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो कायनात एक गहरी सांस लेकर अपना सर पीछे की तरफ टिकाकर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। इन 3 सालों में कायनात फिर से पहले की तरह हो चुकी थी। अब वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी और अपना इमोशन किसी को भी शो नहीं करती थी। 3 साल पहले ही उसने माइकल रोमन से अपने सारे शेयर्स, कंपनी, पद, सब कुछ फिर से छीन लिया और उन्हें अपने नाम यानी कायनात रिचर्ड के नाम पर ट्रांसफर कर लिया। और वो यहां अपने दोस्तों के साथ आर्मी बेस पर बहुत खुश रहने लगी। वो लोग मेहनत करके 2 साल की ट्रेनिंग सिर्फ 8 महीने में ही कंप्लीट कर लिए। कायनात फिर से रिचर्ड मैशन आ गई और अपने फैमिली के साथ खुश रहने लगी। उसने सब लोगों को अपनी बिजनेस के बारे में भी बता दिया। वो ये तो नहीं बता सकती थी कि ये सब रीबत की वजह से है, इसलिए उसने उन लोगों से झूठ कहा कि वो ये सब 5 साल पहले ही स्टार्ट किया है और अब वो अच्छा चल रहा है। वो लोग भी उसकी बात पर यकीन कर लिए, क्योंकि वो लोग भी उसकी काबिलियत जानते थे। उनकी बच्ची इतनी बड़ी डॉक्टर हो सकती है, तो बिजनेस वुमन क्यों नहीं हो सकती? ये सोचकर वो लोग उसकी बात पर यकीन कर लिए। फिर 1.5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि कायनात फिर से टूट गई और बन गई एक मर्सिलेस क्वीन। कायनात ने इन 2 सालों में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। सिर्फ अंडरवर्ल्ड पर ही नहीं, आर्मी पर भी अपना पकड़ बना लिया था। वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहती थी, घर में ज्यादा बात भी नहीं करती थी, पर वो सबका ध्यान रखती थी और सबसे बेहद प्यार करती थी। पर उसने उस प्यार को दिखाना बंद कर दिया। दोस्तों के साथ टाइम तो स्पेंड करती थी, पर खुलकर कभी बात नहीं करती थी। सिर्फ चुपचाप बैठ जाती थी और अपना काम करने लगती थी। वो लोग भी जानते थे कि वो ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। वो लोग उसे खुश रखने की कोशिश करते रहते थे, उसे फिर से हंसाने की कोशिश करते रहते थे। पर कायनात अब फिर से वो पत्थर बन गई थी जिसे कोई पिघला नहीं सकता था। अब उसका घर गए हुए लगभग 2 महीने होने वाला था, इसलिए सब लोग हर्षल को कॉल करके उसे परेशान कर रहे थे। वो लोग हर्षल और शिव के बारे में जानते थे कि कायनात ने उन दोनों को अपने असिस्टेंट के तौर पर रखा है, पर वो लोग अभी भी कायनात के अंडरवर्ल्ड की क्वीन होने के राज को नहीं जानते थे। कायनात ने पुरानी कायनात के सभी सपनों को पूरा किया था। वो जो बनना चाहती थी, जो अपनी जिंदगी में करना चाहती थी, उन सबको उसने पूरा किया, ताकि जिंदगी जो उसे मिली है उसके लिए वो शुक्रिया अदा कर सके और उसे कोई रिग्रेट न रहे कि मैं अपनी जिंदगी में ये नहीं कर पाई। कायनात के कार आकर रिचर्ड मैशन के सामने रुकती है। सबसे पहले हर्षल उतरता है और पीछे की डोर खोलता है तो कायनात बाहर आती है। फिर हर्षल को वहां से जाने को कहकर वो मैशन के अंदर चली जाती है। अंदर सभी लोग बैठे थे सिवाय अंबिका के। वो क्यों नहीं है, आप आगे जानेंगे। सब लोग गुमसुम बैठे थे क्योंकि 1.5 साल से उसके घर में खुशियां कहीं खो गई थी। वही ऋषिका जी,
जो कई कायलों में घूमती थी। जब वो कायनात को घर में आते देखती है तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से खड़ी होकर कायनात के पास चली जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, कहाँ चली गई थी आप? 2 महीने हो गए आपको देखे हुए। क्या आपको अपनी मां की कभी याद नहीं आती? अब बाकी लोग भी खड़े हो चुके थे। वही कायनात ऋषिका जी की पीठ पर हाथ रखते हुए उन्हें शांत करते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गई हुई थी। काम में बिजी होने की वजह से आपको कॉल नहीं किया। तो ऋषिका जी कहती है, झूठ मत बोलिए। आप अगर काम में भी बिजी हो तो दिन में एक बार कॉल कर सकती है ना? आप हमसे दूर क्यों होती जा रही है? कायु, हम जानते हैं आप उस इंसिडेंट की वजह से टूट चुकी है, पर इसमें हम सबकी गलती क्या है जो आप हमसे दूर रहती हैं? कायनात के उलझन। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात घर आती है तो त्रिशिका जी उसे देखकर इमोशन हो जाती है। अब आगे, कायनात को उन्हें ऐसे रोते देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो ऋषिका जी के हाथ पकड़कर उन्हें वहां के कोच पर बिठाते हुए कहती है, आई एम सॉरी मॉम। मुझे आपका दुख समझना चाहिए। मुझे डर लगता है मॉम। मुझे डर लगता है कि फिर से मेरा दिल टूट जाएगा, इसलिए दूर रहती हूं। फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, बताइए आज क्या बना है घर में जो बहुत भूख लगी है। वही कायनात के ऐसे व्यवहार के पीछे का कारण सब लोग जान रहे थे और ये भी समझ गए थे कि कायनात अब इस बात को खत्म करना चाहती है, तो वे लोग भी अब कुछ नहीं करते। इंदिरा जी उसका सिर सहलाते हुए कहती है, अब फ्रेश होकर आ जाइए, तब तक आपका फेवरेट खाना बनकर तैयार हो जाएगा। तो कायनात हमें सहारा देती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। वो अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि वो एक रूम के सामने रुक जाती है। फिर 2 मिनट उस डोर को ऐसे ही देखती रहती है, फिर अपना सिर झटक कर अपने रूम में चली जाती है। वही उसे ऐसे करते देखकर उसके पीछे आ रहा जेम्स देख लेता है और वो भी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कायनात अपने कमरे में आती है, फिर अपना ओवरकोट उतारकर वॉशरूम में चली जाती है। फिर वो बिस्तर पर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगती है। आंखें खोलकर अपने आप से कहती है, क्या मैं सबको दूर रखकर सही कर रही हूं? मुझे फिर से मेरी जिंदगी जीने का एक चांस मिला है। क्या मैं उसे बर्बाद कर रही हूं? क्या मैं सबको दुख दे रही हूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उसके सिर पर तेज दर्द होने लगता है और वो अपना सिर पकड़ लेती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, हां, तुम अपना चांस बर्बाद कर रही हो। जो जिंदगी तुम्हें मिली है, जो रिश्ते तुम्हें मिले हैं, उन सबको अपने से दूर रखकर तुम उन्हें बहुत दुख पहुंचा रही हो। तुम काबिल होकर भी अपने आप को बेसहारा समझ रही हो। तुम उनसे दूर रहकर उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हो, पर यह तुम उनके पास रहकर भी कर सकती हो। जो हमारी जिंदगी में हमें मिलता है, जो हमारे साथ होता है, वो सब पहले से ही लिखा होता है। अगर तुम ये सोचती हो कि सबसे दूर रहकर तुम आगे आने वाले संकट को रोक सकती हो, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। जो होना है वो होकर ही रहेगा, चाहे तुम उनके साथ हो या ना हो। वो आवाज इतना कहकर बंद हो जाती है। अब कायनात अपनी आंखें खोल देती है। अक्सर उसके साथ ऐसा होता रहता है कि अगर वो गहरी सोच में पड़ जाती है तो उसे ऐसे ही आवाजें सुनाई देने लगती है। अब वो समझ गई कि उसे आगे क्या करना है, पर वो नहीं जानती थी कि जो वो चाहेगी उसका उल्टा ही होने वाला है। अब उसकी जिंदगी में नए लोगों का स्वागत होने वाला है। कुछ नए रिश्ते उसे जोड़ने वाले हैं। रिश्ते पुराने हैं, पर बनेंगे तो अभी। अब वो बाथरूम से बाहर आ जाती है और अपना कंफर्टेबल नाइट सूट पहनकर अपने रूम से बाहर आ जाती है। फिर उसी कमरे की तरफ चली जाती है जिसके बाहर कुछ वक्त पहले रुकी थी। वो एक गहरी सांस लेकर दरवाजा खोलती है तो अंदर एक औरत मशीनों से घिरी बेजान बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्हें देखकर कायनात की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वो बहुत मुश्किल से रोक रही थी। वो धीरे धीरे उस औरत के पास चली जाती है और उनके सिरहाने बैठ जाती है। फिर उनके सिर को सहलाते हुए कहती है,
आई मिस यू मासी, प्लीज उठ जाइए ना। आपके कायू को आपकी बहुत जरूरत है। सबको लगता है कि मैं उन सबसे दूर रहकर उनके साथ नाइंसाफी कर रही हूं, पर मुझे डर लगता है कि अगर मैं किसी से भी जुड़ी तो मैं उन्हें खो दूंगी और फिर से मेरा दिल टूट जाएगा। जो आपके साथ हुआ है, जिस वजह से आप ऐसे हो गई है, उनका बदला मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि अपने कातिलों का बदला आप खुद ही लें। प्लीज मासी, उठ जाइए ना प्लीज। वहीं उससे औरत यानी अंबिका से ये सब बातें करते हुए दरवाजे के पास अल्बर्ट, ऋषिका जी और इंदिरा जी भी सुन रहे थे। उन लोगों की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि वे लोग कायनात को समझ सकते थे कि वो किस तरह की उलझन में पड़ गई थी। दरअसल बिस्तर में जो औरत लेटी हुई थी वो अंबिका थी, जो फिलहाल कोमा में थी। 2 साल पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से वे कोमा में चली गई। भले ही कायनात दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास गई हो और उसके पास शक्ति अभी तक हो, पर अभी अंबिका जीना नहीं चाहती थी। वो बहुत टूट चुकी थी। इसी वजह से कायनात चाहकर भी उनकी ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही थी। अभी कायनात की शक्ति पूरी तरह जागृत नहीं हुई थी। वो केवल बाहरी चोट को ठीक कर सकती थी, पर अंदर की चोट को नहीं। अब अंबिका अंदर से टूट चुकी थी, जिस वजह से कायनात चाहकर भी उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। इससे वो भी टूट गई थी, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद, रीबूट होने के बाद, अगर वो किसी से सबसे ज्यादा अटैच हुई थी तो वो अंबिका ही थी। अपने आर्मी बेस पर जाने के बाद भी अंबिका ही थी जिससे वो सब कुछ शेयर करती थी। वो उनसे इतनी जुड़ गई थी कि अब उनका ऐसे बेजान बिस्तर पर लेटना उसे अंदर से तोड़ रहा था। अब कायनात अपने आंसू पोंछकर खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ मुड़ती है। वहां सब लोगों को देखकर पहले थोड़ा हैरान हो जाती है, फिर नॉर्मल होकर कहती है, चलिए डिनर करें, मुझे बहुत भूख लगी है। तो सब लोग हाँ में सिर हिला देते हैं। वे जानते थे कि कायनात उनके मन रखने के लिए बाहर खुश होने का दिखावा कर रही थी, पर वे लोग ये भी जानते थे कि वो अंदर से अब पत्थर दिल बन गई है। अब सब लोग नीचे चले जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सर्विस उन्हें खाना सर्व करने लगते हैं। फिर वे लोग चुपचाप अपना खाना खाने लगते हैं। त्रिशिका जी बात करने की कोशिश कर रही थी। कायनात भी इस बार उन्हें इग्नोर न करके उनसे बातें कर रही थी। उसे देखकर सब लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं। खाना होने के बाद कायनात फिर से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, तो विलियम्स उसे रोकते हुए पूछते हैं, बच्चा, अब आप कहीं नहीं जा रहे हो ना? तो कायनात कहती है, नहीं दादू, अब मैं यही रहूंगी और यहीं से अपना काम संभालूंगी। तो विलियम्स कहते हैं, नहीं बच्चा, अभी कुछ दिन बाद आपको कहीं जाना पड़ेगा, अगर आप चाहो तो ही। तो कायनात उन्हें कंफ्यूजन से देखने लगती है। तो विलियम्स कहते हैं, ज्यादा मत सोचो बेटा, वक्त आने पर मैं खुद आपको बता दूंगा। तो कायनात भी ज्यादा नहीं सोचते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वही उसके जाने के बाद इंदिरा जी विलियम से पूछती है, आप उसे कहाँ भेजने वाले हैं? अभी तो घर आई है। ऋषिका जी भी कहती है, हाँ डैड, मेरी बच्ची अभी आई है और आप उसे फिर से दूर भेजना चाहते हैं? तो विलियम्स कहते हैं, इस बार जरूरी है बेटा, अब शायद वक्त आ गया है। उनके ये शब्द सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, सिवाय जेम्स के, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऋषिका जी के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो नीचे सोफे पर गिरते हुए कहती है, आप झूठ बोल रहे हो। तो विलियम्स कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, अब सच में वो वक्त आ चुका है और वो यहां आने वाला है। इतना कहकर वे अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। वहीं सब लोग अभी भी शॉक बैठे हुए थे। जेम्स अल्बर्ट से पूछता है, व्हाट्स रॉन्ग डैड, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? तो अल्बर्ट कहता है, तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हें भी बाद में ये बात बताई जाएगी। तो जेम्स भी ज्यादा इंसिस्ट न करते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ऋषिका जी की घबराहट। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात अंबिका जी का कोमा देखकर
उन्हें ना उठते देख दुखी थी और उनसे अपनी उलझन शेयर कर रही थी। अब आगे। अगला दिन। आज सब लोग अपना अपना रूटीन फॉलो करते हुए ब्रेकफास्ट के टाइम पर डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। सब लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करके खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी सर्विस भी आकर उन्हें खाना सर्व करती है। फिर वो अपने अपने ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आज जेम्स कायनात को खुद सर्व कर रहा था, क्योंकि वो उसके लिए उसके फेवरेट वॉफल्स बनाकर लाया था। पर कायनात कुछ नहीं कह रही थी और सिर्फ एक मुस्कान के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। सब लोग आज उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर खुश थे, पर त्रिशिका जी और इंदिरा जी को एक बात की घबराहट भी हो रही थी। ऋषिका जी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वो शायद किसी बात से डर रही थी, जिसे कायनात ने भी अच्छी तरह नोटिस कर लिया था। ऐसे ही सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। ब्रेकफास्ट होने के बाद सब लोग हॉल में बैठ जाते हैं। तभी विलियम्स कायनात को देखकर कहते हैं, बच्चा, 2 दिन बाद हमने घर में एक पूजा रखी है। इसके लिए आपकी दादी ने खास करके इंडिया से एक महापंडित को बुलाया है और उस दिन आपको हम कुछ बताने वाले हैं। तो कायनात अपना सिर हिला देती है। वही ऋषिका जी को ये सुनकर अपने अंदर घबराहट बढ़ने लगती है। तभी कायनात को एक कॉल आता है। वो स्क्रीन की तरफ देखती है तो वहां पर एलेना शो हो रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर कॉल उठाती है और अपने कान के पास लगाती है। वहां से एलेना की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, "What's wrong with you, काया? तुम वापस आ गई हो और हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। सब अलीना के हाथ से उसका फोन छिन चुके हैं। फैमिली रहती है। वे डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। बट तुम अभी हमारे प्लेस पर मिल रहे हो। बात करने का चांस दो।" फिर कॉल कट हो जाती है। कायनात अपने फोन को देखते ही रह जाती है। सबकी तरफ देखकर कहती है, "मुझे बाहर जाना पड़ेगा। मैं शाम तक आ जाऊंगी।" तो सब लोग हामी भर देते हैं। वो वहां से अपना पर्स और फोन उठाते हुए बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद ऋषिका जी कहती है, "डैड, क्या ये जरूरी है? अगर उसे पता चला तो वह मुझसे दूर हो जाएगी और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पहले से ही वो हम सबसे दूर होती जा रही है और आप ये बात करके उसे मुझसे और दूर कर रहे हैं।" तो विलियम्स कहते हैं, "समझने की कोशिश कीजिए बच्चा, ये बहुत जरूरी है। उनसे मुझे कॉल आया है और वो यहां आने वाले हैं।" ये सुनकर ऋषिका जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उनके पीछे अल्बर्ट भी चला जाता है। वही जेम्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो पूछने के लिए जबरदस्ती भी नहीं करने वाला था। इसलिए वो अपने ही उलझन में अपने कमरे में चला जाता है। इंदिरा जी विलियम्स के पास जाकर उनके हाथ पकड़ते हुए कहती है, "एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, विलियम। स्टे काम।" तो विलियम एक गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाल लेते हैं। वही कायनात द टू डोर पास एट ग्रेट फॉस्टर्स रेस्टोरेंट में पहुंचती है। ये एक ओपन रेस्टोरेंट था जहां सब दोस्त एक साथ अपना वक्त बिताते थे। जब वो अंदर जाकर देखती है तो वहां 4 लोग पहले से ही बैठे हुए थे और उसी का इंतजार कर रहे थे। तभी एडन उसे आते देख खड़े होकर उसके पास जाकर गले लगाते हुए कहता है, "It's been 2 months since you met and talked to us. And why don't you respond to our calls, कायनात?" तो कायनात उसे दूर करते हुए कहती है, "मैं सच में बिजी थी, एडन।" तो अलीना कहती है, "क्या सच में, कायनात? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे? हम जानते हैं तुम स्पेस आउट करने की कोशिश कर रही हो। कायनात, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। तुम अंबिका मासी के सबसे ज्यादा करीब थी और उनका ऐसे जाना तुम्हें तोड़ गया है और तुम्हें लगता है कि तुम जिसके साथ भी ज्यादा क्लोज होगी उसके साथ भी ऐसा ही होगा। पर यह गलत है। जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। हम बचपन से साथ हैं, कायू।" लिया भी कहती है, "हाँ कायू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे बिना हम सब अधूरे हैं। प्लीज हमसे ऐसे स्पेस आउट करना बंद करो।" गहरी सांस लेकर कायनात कहती है, "आई नो, मैं जानती हूं। इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूं और यही बताने आई हूं। और सच में मैं बिजी थी।
आप लोग जानते हैं कि मैं कहां बिजी हूं। इतना कहकर वो अपनी सीट पर बैठ जाती है, तो सब लोग भी बैठ जाते हैं। कायनात फिर से कहती है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ने गई थी। तो लिया पूछती है, क्या तुमने पकड़ लिया? कायनात कहती है, नहीं, अभी तक नहीं, पर उसका माल पकड़ लिया है और मैंने उससे और भी उठाकर लाई हूं। कोई स्टेप ले लेगा तो उसे पकड़ने में हमें आसानी होगी। तभी एडन कहता है, तुम्हारी कितनी पहचान है? डॉक्टर, बिजनेस, एक मिलिट्री एजेंट, बहुत कुछ। तो कायनात अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहती है, तुम ऐसे बता रहे हो जैसे तुम्हारी कोई परेशानी नहीं है। तुम भी तो हो हॉलीवुड की, साथ में और भी कुछ। सिर्फ तुम ही नहीं, यहां के बेटे भी सब मेरे साथ अपनी अपनी दो दो आइडेंटिटी लेकर घूमते हैं। तो लिया अपनी बत्ती सी चमका देती है, जिसे देखकर कायनात अपनी आंखें रोल करती है। फिर ऐसे ही हंसी मजाक में वक्त गुजरता है। थोड़ी देर बाद कायनात सबसे विदा लेकर अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है। कयामत में रिचर्ड एम्पायर से अलग उसने अपना एक एम्पायर खड़ा किया था, जिसे लोग जुपिटर एम्पायर के नाम से जानते थे, जिसे कायनात ने अपनी मेहनत से सिर्फ 2 सालों में ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। फिर उसने रोमन के नाम की कंपनी को भी अपने एम्पायर में जोड़ लिया था। उसने 2 साल पहले माइकल रोमन से सब कुछ छीन लिया था और माइकल रोमन को भनक तक नहीं लगी। जब उसे पता चला तो वह किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया, सर्वाइवल के लिए। अभी तक जिंदा इसलिए रखा गया था ताकि असली कातिल जो उसके साथ था उसे सामने लाया जा सके। कायनात ने सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि पुराने कायनात के विशलिस्ट में जो हॉबीज और सपनों को भी पूरा किया था। इस वजह से उसकी और भी आइडेंटिटी बन गई थी और सब काम करना उसे पसंद भी था। इसलिए वो अपने मन से इन सब कामों को करती रही, जिस वजह से उसकी और भी आइडेंटिटी बन गए, जिसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। इन सब के बारे में आपको बाद में पता चलेगा। रायचंदस, अब तक आपने पढ़ा कि विलियम्स कायनात से 2 दिन के बाद की पूजा के बारे में बात करते हैं, फिर उन्हें कुछ पटाने की भी बात करते हैं। वही विलियम्स और ऋषिका जी के बीच हल्की बहस हो जाती है। फिर वही कायनात अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। अब आगे दूसरी तरफ इंडिया, मुंबई के एक लग्जरी एरिया में कुछ पैलेस बने हुए थे, जो एक घर से दूसरा घर काफी दूर भी था। ये मुंबई का सबसे महंगा इलाका है, जहां सिर्फ एशिया के रिच फैमिली ही रहते हैं, जो आपस में अच्छे दोस्त भी थे। उन्हीं पैलेस में से एक पैलेस जो रायचंद पैलेस था। इस पैलेस के एक कमरे में एक औरत अपने हाथों में एक बच्चे की ड्रेस को देखते हुए किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। तभी कमरे में एक व्यक्ति आता है और उस औरत को ऐसे खोए हुए देखकर उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। तो वो औरत जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, होश में आती है और उस व्यक्ति को देखकर पूछती है, क्या आपने जिम कर लिया? तो वो आदमी अपना सर हिलाता है और उसके बगल में बैठकर उसके हाथ से वो छोटी बच्ची की ड्रेस अपने हाथ में लेते हुए कहता है, आप ऐसे कितने दिन उसके ख्यालों में खोए रहेंगी, आद्री? तो वो औरत जिसका नाम आद्रिका था, वो उस आदमी से कहती है, तो क्या करूं? मुझे हमेशा उसकी याद आती रहती है। मुझे इस बात का हमेशा दुख होता है कि मैं अपनी औलाद को एक नजर तक नहीं देख पाई। कितनी बदनसीब हूं मैं, जो जन्म देने के बाद भी उसका चेहरा तक नहीं देख पाई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये कहते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आदमी जो उनके हस्बैंड थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं हमेशा इसी बात का दुख रहता था कि वो अपनी औलाद को एक नजर तक नहीं देख पाए और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पर वो अपने आंखों से आंसू बहने नहीं देते, क्योंकि अगर वह भी दुख में डूब गए तो अपनी पत्नी को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए वो अपने आप को संभालते हुए आद्रिका जी से कहते हैं, ऐसे रोते नहीं है आद्री, शायद वो हमारे किस्मत में नहीं थी, पर हमारे दूसरे बच्चे भी हैं ना, उनके लिए हमें अपने दुख को भूलकर जीना पड़ेगा।
तो आद्रिका कहती है, ये दुख नहीं है, मेरी औलाद है और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। चाहे हमारे पास है भी या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं उसकी मां हूं और मैं उसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। राज, तो वो आदमी यानी राजवीर उसे साइड से गले लगाते हुए कहते हैं, हम कभी नहीं भूलेंगे और जब भी उसे याद करेंगे सिर्फ मुस्कुराएंगे। तो आद्रिका जी भी उनके सीने पर अपना सिर रखते हुए हामी भर देती है। फिर वो रिफ्रेश होने लगते हैं। कहीं दूसरी तरफ लंदन में जुपिटर एम्पायर में इस वक्त कायनात एक मीटिंग अटेंड कर रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे बहुत जोर से याद कर रहा है, पर वो इस फीलिंग को इग्नोर करके अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करने लगती है। ये मीटिंग लगभग 1 और घंटा चलता है। इस मीटिंग में जो लोग आए थे वे इंडियंस थे और वे लोग इंडिया में एक प्रोजेक्ट करना चाहते थे जिसके लिए जुपिटर का कोलैब चाहते थे। ये एशिया की टॉप कंपनियों में से एक है। उनके साथ काम करने की वजह से कायनात को काफी प्रॉफिट होगा। साथ ही उसकी इंडिया की ब्रांचेस में भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे। ये प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा और साथ में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, जिस वजह से कायनात ने इसे पर्सनली टेकअप किया था। अब उसे लग रहा था कि शायद उसे इंडिया भी जाना पड़ सकता है और वो इस बारे में घर में बात करने की सोच रही थी। वही रिचर्ड मेशन में इस वक्त विलियम्स किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। वो दूसरी तरफ के इंसान से कहते हैं, इंदिरा जी ने कल पूजा रखा है और उस पूजा के बाद मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। तो दूसरी तरफ का इंसान कहता है, क्या वो मान जाएगी? क्या वो हमें एक्सेप्ट करेगी? तो विलियम्स कहते हैं, जहां तक मैं उसे जानता हूं वो जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं आती और वो क्या सोचती है मैं अब तक जान नहीं पाया हूं, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि वो क्या फैसला लेगी। अंबिका वाले इंसिडेंट के बाद मैं उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उसने अपने इमोशंस को दिखाना ही बंद कर दिया है। तो दूसरी तरफ का इंसान एक गहरी सांस लेकर रुकता है और फिर कॉल काट देता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस चीज की पूजा है, तो मैं बता दूं कि कायनात का जन्मदिन है। कायनात का जन्म बहुत मुश्किल से हुआ था, जिस वजह से इंदिरा जी और ऋषिका जी हमेशा उसके जन्मदिन पर एक पूजा रखते हैं ताकि कायनात पर कोई संकट न आए। दूसरी तरफ इंडिया में रायचंद मेशन में सब घर के लोग धीरे धीरे डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। रायचंद मेशन में टोटल 13 लोग रहते हैं। उनमें से 2 लोग यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में रहते हैं। सबके बारे में इंट्रो मैं दूसरे चैप्टर में दूंगी। अब सब लोग आ जाते हैं सिवाय घर के हेड के, तो सब लोग उनका वेट करने लगते हैं। वही अब वह भी आ जाते हैं, पर वो किसी सोच में खोए हुए थे। वो आकर अपने हेड चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर वहां खड़े सर्वेंट्स उन सबको ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। वही उस हेड चेयर पर बैठे बुजुर्ग को कहीं खोया हुआ देखकर उनकी पत्नी उनकी हाथ पर हाथ रखकर उन्हें हिलाती है। तो वो बुजुर्ग, जिनका नाम यशराज रायचंद था, होश में आ जाते हैं। तो उनकी पत्नी कात्यायनी जी पूछती है, आप अपना ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे थे और आप किन ख्यालों में खोए हुए थे? तो यशराज जी कुछ नहीं कहते, बस अपना सर ना में हिलाकर अपना नाश्ता करने लगते हैं। बाकी सब भी अपना नाश्ता करने लगते हैं। वही सबका नाश्ता होने के बाद सब लोग हॉल में बैठ जाते हैं। तभी उस पैलेस में 3 और फैमिलीज की एंट्री होती है। घर के लोग उन्हें इतनी सुबह देखकर थोड़ा शॉक थे, सिवाय कात्यायनी जी के। ये फैमिलीज इसी इलाके में रहती थी।